जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सबसे पहले तो आप हज़रात का बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। हज़रत मौलाना डॉक्टर मोहम्मद शकीब कासमी साहब का और हज़रत मौलाना इजहारुल हक कासमी साहब का कि जिन्होंने दावत व इंतज़ाम पे मुझे यहाँ पे मदऊ किया। तो आज का जो मेरा मौज़ू है वो क्रिप्टो करेंसी की हकीकत पे मैं बात करूँगा इंशाअल्लाह। और इसमें सबसे पहले मैं जिन सवालात का इहाता करूँगा उनमें पहला सवाल ये है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे काम करती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे मैं इस बात से बात करूंगा क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो बनती है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बनती है। तो इस बात से ब्लॉकचेन को समझना ज़रूरी है क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए। दूसरा ये कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है उसका आपस में क्या ताल्लुक है। फिर सवाल नंबर 3, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की हकीकत क्या है। अब अगर हम ये हकीकत जान लें तो हम इस बात में फैसला कर सकेंगे कि क्या क्रिप्टो करेंसी हिस्सी तौर पे या डिजिटल डिजिटल तौर पे कोई वजूद है या ये महज फर्जी नंबरों का इंदिराज है। सवाल नंबर 4 जिसका मैं अहाता करूंगा वो ये है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी वजूद में कैसे आती है। फिर इसके बाद सवाल नंबर 5, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में मसनूई तौर पर कीमत कैसे पैदा की गई। यानी आजकल जो कीमत है उसकी कभी $20,000 तक चली जाती है, कभी $25,000 तक। तो वो उसमें वो कीमत कैसे पैदा की गई। सवाल नंबर 6 कि क्या बिटकॉइन दूसरे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर एप्लीकेशंस की तरह है। या हम कह सकते हैं कि क्या क्रिप्टो करेंसी से हम ज़ाती इंतफा मुमकिन है। जैसे कि सॉफ्टवेयर्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है। क्या बिटकॉइन इसी तरह का कोई सॉफ्टवेयर है। सवाल नंबर 7 ये कि क्रिप्टो करेंसी माइनिंग का अमल क्या होता है। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग का अमल समझना इस बात से ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर अनसर्टेनिटी पाई जाती है जिसे हम गरर कहते हैं। फिर ट्रांजैक्शन जो उकूद का निफाज है वो दूसरों पर मौकूफ़ है और इसके बगैर ट्रांजैक्शन मुकम्मल नहीं होती। तो इन चीज़ों का समझना ज़रूरी है। इसी के बाद आप हजरात इसकी फ़िक्री तकीफ़ कर सकेंगे। इसके अलावा सवाल नंबर 8, बिटकॉइन को कैसे मुंतकिल किया जाता है। सवाल नंबर 9, बिटकॉइन ट्रांजैक्शन कैसे काम करती है। सवाल नंबर 10, साइंसदानों और आलमी माशी माहिरीन की क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक जो तहकीकात हैं उनका खुलासा क्या है। और क्या क्रिप्टो करेंसी और आम करेंसी में कोई फ़र्क है कि नहीं है। इसके अलावा अगर वक्त मिला इंशाल्लाह तो मैं क्रिप्टो करेंसी और आम करेंसी से मुतालिक जो 26 फ़र्क हैं उनका बयान भी करूँगा इंशाल्लाह। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बयान करता चलूँ कि क्रिप्टो करेंसी के मौजू पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे जराइद और रसाइल हैं जिसके अंदर मेरे मकालजात छपे हैं जिनमें बयानात का ये मजमून है। ये काफ़ी तवील मजमून है, 55-60 सफ़हात का मजमून है और ये 6 एक साथ में माहनामा बय्यनात में छपा है। तो अगर आप इसमें हवालाजात देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। इसके अलावा बरसग़ीर पाक व हिंद के दीगर रसायल व जराइद के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह इस पे काफ़ी सारे मेरे जो मज़ामीन हैं वो छपे हैं इस मौजू पे। उसके अलावा ये मैंने कुछ टाइटल्स आपको शेयर किए हैं जो कि आप मेरी वेबसाइट से इसी मौजू पे उर्दू के अंदर मैंने लिख दिए हैं। मिसाल के तौर पे मेटावर्स है, और किस तरीके से नई क्रिप्टो करेंसी बनती है, वगैरह वगैरह। और अगर आप अंग्रेज़ी में देखना चाहें तो अंग्रेज़ी में ये मेरी बुक है। वैसे तो मैंने काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं मगर इस मौजू से मुताल्लिक मेरी ये बुक हैं जो कि जर्मनी वगैरह बरतानिया से छपी हैं। उसके अलावा अंग्रेज़ी के अंदर अगर आप पढ़ना चाहें तो मैंने मुख्तलिफ़ रसाइल के अंदर आयरलैंड में और बाहर दीगर ममालिक के अंदर अंग्रेज़ी पे भी मजमून लिखा है। मिसाल के तौर पे ये वाला जो मजमून है इसके अंदर क्रिप्टो करेंसी और NFTs नॉन फंजिबल टोकन्स के बारे में बयान किया है। इसके अलावा इस वाले मजमून के अंदर जो कि आयरलैंड के अंदर छपा है उसके अंदर यह है कि कोई आपके कंप्यूटर पर छुप के किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके अलावा ये मजमून है, ये अंग्रेज़ी अखबार है पाकिस्तान का डॉन न्यूज़, उसके अंदर अभी हाल ही में ये मजमून छापा है जिसके अंदर जो क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक हकाइक हैं और जो दावे किए जाते हैं उसकी हकीकत बयान की गई है। और अभी एक यूरोप में एक रेगुलेशन पास हुई है जिसे मीका रेगुलेशन कहते हैं। मीका रेगुलेशन को लेकर बाज़ लोग ये तासुर देने की कोशिश करते हैं जो क्रिप्टो करेंसी के हामी हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई क्रिप्टो करेंसी अब राइज होने वाली है और अब जो है ना
डॉलर भी ख़त्म हो जाएगा, और रुपया भी ख़त्म हो जाएगा, और पाउंड भी ख़त्म हो जाएगा, यूरो भी ख़त्म हो जाएगा, और बस क्रिप्टो करेंसी ही क्रिप्टो करेंसी आ जाएगी। और वो कहते हैं कि ये कानून जो है उसमें मदद फराहम करेगा, जबकि हकीकतन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कानून कैसे काम करता है यूरोपीय यूनियन का, और उसका बैकग्राउंड क्या है, और इसमें क्या चीज़ों को कवर किया गया है, ये मैंने इस मजमून के अंदर लिखा है। तो जो हजरात इसमें मज़ीद तफसील जानना चाहें तो इस मजमून को देख सकते हैं, ये आयरलैंड में छपा है अखबार के अंदर। अच्छा, अब हम पहले सवाल की तरफ आते हैं। जो पहला हमारा सवाल है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और ये कैसे काम करती है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूं। जब कंप्यूटर नहीं थे तो हमारे पास कोई भी अमवाल को या कोई भी एसेट को, किसी भी असासे को हम मैनुअली कॉपियों पे, रजिस्टर्स पे, कागज़ पे हाथ, यानी कागज़ कलम से इस्तेमाल करते हुए लिखते थे। अब से 100 साल पहले, 200 साल पहले, जब और पीछे चले जाएं, तो अगर किसी को विरासत तकसीम करनी है तो वो जो है ना उसका असासा लिखता था, और फिर विरासत तकसीम होती थी, उसका रिकॉर्ड रखा जाता था। अगर किसी को ज़मीनों की मुंतकली करनी है तो ज़मीनों की मुंतकली भी इसी खातों के ज़रिए से होती थी, और रजिस्टर में रिकॉर्ड रखा जाता था। तो जब से कंप्यूटर आया तो इस सारे रिकॉर्ड को हमने कंप्यूटर पे मुंतकिल कर दिया। तो शुरू में जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते थे, वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, ओपन ऑफिस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, या दीगर सॉफ्टवेयर हो गया, उनके अंदर हम ये रिकॉर्ड सेव करते थे। मगर चूंकि रिकॉर्ड अगर ज़्यादा हो तो फिर ये सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम नहीं करते। मिसाल के तौर पे अगर करोड़ों लोगों का डाटा हो और आप 1 सेकंड के अंदर वो डाटा निकालना चाहें, क्यूरी करना चाहें, सवाल करना चाहें कंप्यूटर से, तो इन सॉफ्टवेयर्स पे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। तो उसके लिए हमने डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर बनाए, और उन सॉफ्टवेयर्स को हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS, जिसमें ओरेकल हो गया, SQL हो गया। ये डेटाबेसिस सिस्टम होते हैं जिसके अंदर एक आपका सर्वर होता है। सर्वर वो कंप्यूटर होता है जो कि तमाम दीगर कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, और दीगर कंट्रोल कंप्यूटर उसके साथ मुंसलिक होते हैं। और फिर वो कोई भी अगर डाटा के अंदर तब्दीली करनी है या ख़त्म करना है डाटा को, तो वो सर्वर की इजाज़त से, सेंट्रल कंप्यूटर की इजाज़त से जो है ना वो कोई भी अमल की तौसीक हो सकती है, या किसी रिकॉर्ड को मॉडिफाई किया जा सकता है या डिलीट किया जा सकता है। तो डेटाबेस सेंट्रलाइज भी होते हैं और डिसेंट्रलाइज भी होते हैं, मगर बुनियादी तौर पे डेटाबेस वो डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है जो कि इस वास्ते बनाया गया है, जो कि रिकॉर्ड को मैनेज करेगा। अब इसके अंदर एक सेंट्रल एंटिटी होनी चाहिए, एक सेंट्रल सर्वर होना चाहिए जो तमाम रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा। अब मसला ये है कि अगर कोई ये सेंट्रल सर्वर हमारा डाउन हो जाए, कोई साइबर अटैक हो जाए खुदा न खास्ता, या खुदा न खास्ता कोई और इंटरनेट में प्रॉब्लम आ जाए, तो ये सर्वर हमारे जो है काम नहीं करेगा। तो उसके लिए फिर हमारे पास बैकअप सर्वर्स भी होते हैं, मगर ये इतनी एक एफिशिएंट टेक्नोलॉजी नहीं है। इसके बिलमुकाबिल एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया, जिसमें ये कहा गया कि हम क्यों ना रिकॉर्ड्स को मल्टीपल तमाम कंप्यूटर्स पे सेव करें। यानी अब कोई सेंट्रल सर्वर हमारे पास नहीं होगा, बल्कि हमारे पास अब जो है ये रिकॉर्ड का जो पूरा पूरा डेटाबेस है या पूरा रिकॉर्ड है, वो तमाम ही कंप्यूटर्स पर जो है सेव होगा। तो इसको कहते हैं ब्लॉकचेन। यानी अगर आसान अल्फाज में हम कहें तो ब्लॉकचेन ये हो गया कि आपके पास जो रिकॉर्ड है, बजाय इसके कि एक सेंट्रल सर्वर पे हो, अब तमाम ही कंप्यूटर्स में मौजूद होगा। अब इसमें मसला ये होगा कि अगर तमाम कंप्यूटर्स पे वो रिकॉर्ड मौजूद होगा तो कोई भी उसमें तब्दीली कर सकता है। मसलन हमारे पास बैंक है, तो बैंक के अंदर हर एक का अकाउंट खुला होता है, और हर एक उसमें अपने यूज़र नेम और लॉगिन से लॉगिन होता है, और अपने पैसे देख सकता है कि उसका बैलेंस कितना है। अब अगर ये रिकॉर्ड बैंक के सेंट्रल सर्वर से हटा के हम तमाम कंज्यूमर्स को भी दे दें, तो कोई भी बंदा, कोई भी सारिफ अपने जो है रिकॉर्ड में अपने ज़्यादा पैसे लिख दे अपने नाम के आगे। अगर उसके पास, उसने 1 लाख रुपए बैंक में जमा कराए थे, तो अगर रिकॉर्ड उसके पास मौजूद है डेटाबेस का, तो उसमें 1 लाख को तब्दील करके वो 10 लाख लिख दे, 20 लाख लिख दे। अब ये चीज़ कैसे मैनेज होगी, ये ब्लॉकचेन के अंदर हम देखते हैं, और इसके अंदर हम इस तरीके से काम करते हैं कि ये रिकॉर्ड के अंदर एक कंसेंसस एल्गोरिथम होता है। अगर हम बात करें तो प्रूफ ऑफ वर्क होता है। जनरली प्रूफ ऑफ वर्क एक कंसेंसस एल्गोरिथम होता है जिसकी जिसकी
जिसकी शराइत को पूरा करते हुए फिर हम इस रिकॉर्ड को तब्दील करते हैं या उसके अंदर कोई चेंजेस करते हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, जो कि जिसका बुनियादी मकसद क्या है कि आप रिकॉर्ड को सेव करें, महफूज करें। तो ये इसका बैकग्राउंड है ब्लॉकचेन का। अगर हम ब्लॉकचेन की डेफिनेशन, फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें, तो ब्लॉकचेन एक ऐसी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का नाम है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर पर, नेटवर्क पर रिकॉर्ड को महफूज करेंगे। कोई भी रिकॉर्ड हो, चाहे वो रिकॉर्ड किसी भी चीज़ का हो। तो बुनियादी तौर पे ब्लॉकचेन एक डाटा स्ट्रक्चर है, यानी डाटा महफूज करने का तरीका है, जिसके अंदर अगर हम एक मरतबा रिकॉर्ड को महफूज कर लें तो उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं लाई जा सकती, और शामिल किए गए रिकॉर्ड को सिर्फ पढ़ा जा सकता है। ब्लॉकचेन में आखिर में शामिल किया जाता है, जिसकी वजह से ब्लॉकचेन एक बहुत ज़्यादा गैर तगय्युर किस्म का रिकॉर्ड महफूज करने का निज़ाम मुहैया करता है। तो ये बुनियादी डेफिनेशन है, तारीफ है ब्लॉकचेन की। और ये मैंने कुछ हवाला जात भी नीचे लिख दिए हैं, जिनको आप देख सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे ब्लॉकचेन के अंदर अगर कोई शख्स एक नुक्ते की भी तब्दीली की कोशिश करता है तो बआसानी ट्रेस हो सकती है, और यही वो एक खसूसियत है जिसकी वजह से ब्लॉकचेन जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। नेस ब्लॉकचेन के ज़रिए से बनने वाले निज़ाम के अंदर हम लोग इस बात की भी खोज लगा सकते हैं कि किस ट्रांजैक्शन की इब्तिदा कहाँ से हुई थी, और फिर वो किन किन लोगों के ज़रिए से होते हुए आगे गई, जिसका लाजमी नतीजा ये निकलता है कि ऑडिट का जो प्रोसेस होता है उसमें आसानी पैदा हो जाती है। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसका सबसे पहला इस्तेमाल जो हुआ वो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए किया गया। यानी हमें ब्लॉकचेन पता चल गया कि ब्लॉकचेन के ज़रिए से हम रिकॉर्ड को महफूज करते हैं। अब सतोशी नाकामोटो एक बंदा था या ग्रुप ऑफ पीपल्स है, जिन्होंने सन 2008 में एक वाइट पेपर लिखा और पहली मर्तबा कहा कि मैं एक पीयर टू पीयर करेंसी पे काम कर रहा हूँ। और फिर सन 2009 में उसने बिटकॉइन का लेजर की शुरुआत की, और यानी पहली मर्तबा सन 2009 में क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन वजूद में आई, और उसका जो इंदराज था वो ब्लॉकचेन के अंदर किया गया। अब ये जो बिटकॉइन की जो बिटकॉइन ने जो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया और इसकी अफादियत पूरी दुनिया के सामने आई, क्योंकि ये एक करेंसी थी और करेंसी के अंदर पैसों का मामला होता है, तो इस वास्ते इसके निज़ाम को बहुत ही महफूज बनाया गया और इसको हर तरीके से परखा गया। और इसके अंदर ऐसा रिकॉर्ड महफूज करने का निज़ाम बनाया गया कि जिसके अंदर इंतज़ामी इस्तात भी हो, जिद्दत भी हो, और महफूज तरीक़ाकार अपनाया गया, और उसमें कोई भी ख़राबी नहीं थी टेक्निकी तौर पे। तो हम ये उमूमी तौर पे ये कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्रिप्टो करेंसी में 5% से भी कम होगा, और इसके बिलमुकाबिल ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात में इसका कसीर इस्तेमाल है, जिसमें आप जहाँ जहाँ आजकल कंप्यूटर को रिकॉर्ड महफूज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर ब्लॉकचेन को मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर इस टेक्नोलॉजी को पूरी तौर पर अपनाने में कुछ साल लगेंगे, और लाजमी नहीं है कि ये हर जगह इस्तेमाल हो जहाँ पे कंप्यूटर रिकॉर्ड महफूज करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, ब्लॉकचेन में मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजीज़ का मजमुआ इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कंप्यूटर साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर सिक्योरिटी को भी, और फाइनेंस के तस्वुरात और इजाज़त को भी यकजा किया गया है। कंप्यूटर साइंस के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स को लिया गया है वो इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्किंग है, लिंक लिस्ट है। इस तरह से कंप्यूटर सिक्योरिटी और मैथमेटिक्स हिसाब की जो ब्रांचेज हैं, क्रिप्टोग्राफी, उसमें हैशिंग, डिजिटल सिग्नेचर्स, पब्लिक प्राइवेट कीज, इनको इस्तेमाल किया जाता है। और फाइनेंस के अंदर जो खाते होते हैं, लेजर्स होते हैं, या जो फाइनेंस के जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए ये तीन मुख्तलिफ शोबों को, यानी कंप्यूटर साइंस, क्रिप्टोग्राफी, कंप्यूटर सिक्योरिटी, मैथमेटिक्स और फाइनेंस, इन तीन शोबों को यकजा करके जो है ब्लॉकचेन में इस्तेमाल करते हुए बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की बुनियाद रखी गई और वो बनाया गया। अगर हम टेक्निकली तौर पे देखें तो बुनियादी तौर पे ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक्स एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारे पास ट्रांजैक्शंस होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर ब्लॉक का एक नंबर होगा, और फिर जो पहला ब्लॉक होगा उसको हम जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं। यानी जेनेसिस ब्लॉक वो ब्लॉक होगा जिस वक्त उस ब्लॉकचेन की शुरुआत की गई। फिर ब्लॉक में एक ब्लॉक हेडर होगा जिसके अंदर उस ब्लॉक से मुताल्लिक मेटा डाटा होगा, यानी इंफॉर्मेशन होगी, और फिर उसके अंदर कुछ ट्रांजेक्शन्स होंगी, यानी आप रिकॉर्ड सेव करेंगे। फिर हर ब्लॉक को हम दूसरे ब्लॉक से लिंक कर देंगे,
और उसकी हैश वैल्यू को प्रीवियस हैश वैल्यू के अंदर रेफरेंस दिया जाएगा ताकि वो आपस में कनेक्टेड रहे। अब इस पूरी ब्लॉकचेन के अंदर, ये ब्लॉकचेन इस वास्ते कहा जाता है क्योंकि ब्लॉक्स का मजमूए को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। इसमें अगर कोई नुक्ते की भी कोई चेंजेस करता है तो पूरे ब्लॉकचेन के अंदर जो है ना उसके बारे में पता चल सकता है कि इसमें नुक्ते की तब्दीली की गई है। और यही वो खासियत है, खुसूसियत है, जिसकी वजह से ये ब्लॉकचेन बहुत ही मजबूत किस्म का जो है ना डेटा रिकॉर्ड करने का तरीका देता है। तो बुनियादी तौर पे ब्लॉकचेन के अंदर हमारे पास ट्रांजैक्शंस होती हैं, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स होते हैं, कंसेंसस मैकेनिज्म होते हैं। और इसका काम करने का तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले अगर कोई बंदा अपने कंप्यूटर पे, मोबाइल फ़ोन पे, लैपटॉप पे कोई ट्रांजैक्शन करता है तो उस ट्रांजैक्शन को हम नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, फैला देते हैं। फिर उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेशन का प्रोसेस होता है और ट्रांजैक्शन की वैलिडेशन होती है। उसके बाद एक ब्लॉक बनता है और फिर एक जो है कंसेंसस एल्गोरिथम का एक प्रोसेस चलता है। अगर उसमें जो माइनिंग नोड है वो कंसेंसस के प्रोसेस में कामयाब हो जाती है तो नया ब्लॉक जो है ऐड कर दिया जाता है और इस तरीके से एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। तो ये तो एक मैंने इजमाली तौर पर बताया, मगर मैं थोड़ी सी तफसील में जाना चाहूँगा ये काम होता क्या है। तो सबसे पहले ब्लॉकचेन के अंदर कोई भी सारिफ अपना अकाउंट बनाएगा। जैसे हम एप्लीकेशन कोई डाउनलोड कर लेते हैं बैंक की, जैसे बैंक ऑफ इंडिया हो गया या कोई और बैंक का, जब हमने अकाउंट खुलाया तो हमें एक यूज़र नेम और पासवर्ड दे दिया जाता है, तो हम एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर हम ब्लॉकचेन का, उसको वॉलेट कहते हैं, वो अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे या मोबाइल पे इंस्टॉल कर लेंगे। फिर हमने कोई ट्रांजेक्शन करनी होगी, तो हम कोई ट्रांजेक्शन करेंगे। ये ट्रांजेक्शन पहले साइन होगी। साइन से मुराद ये है कि इसकी चेकिंग की जाएगी कि इसकी जो मेटा डाटा है, इसके अंदर जो डाटा है वो दुरुस्त भी है या नहीं है। और उसके बाद जो है इस ट्रांजैक्शन को ब्रॉडकास्ट कर दिया जाएगा वैलिडेटिंग नोड्स को। यहाँ पे जो चीज़ समझने की ये है वो ये है कि जब हम कोई ट्रांजैक्शन नॉर्मल दुनिया में करते हैं तो अगर मेरे पास वो एक चीज़ है, दूसरे बंदे के पास कुछ पैसा है, तो मैं वो चीज़ दे दूंगा, उससे पैसा ले लूँगा, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। मगर यहाँ पे ब्लॉकचेन के सिस्टम के अंदर मेरी ट्रांजैक्शन की जो तौसीक है वो पूरे नेटवर्क ने करनी है, यानी दूसरे लोगों ने करनी है। तो जब वो ट्रांजैक्शन की तौसीक होगी तो ट्रांजैक्शन वैलिडेट होगी। तो ये एक अहम नुक्ता है जो आप हजरात के लिए कीमती हो सकता है। फिर ट्रांजैक्शन की वैलिडेशन की जाएगी और ट्रांजैक्शन की वैलिडेशन करने के बाद जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं मेम पूल के अंदर वो इकट्ठी कर ली जाएंगी। यानी मेम पूल एक मेमोरी का एक एरिया है जिसके अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हम सेव करके महफूज करके रखेंगे। फिर कोई भी माइनर नोड उन ट्रांजैक्शंस को इकट्ठी करके ब्लॉक बनाएगी और ब्लॉक बनाने के बाद एक क्रिप्टोग्राफिक प्रोसेस है माइनिंग का, उसको सॉल्व करेगी। और ये हज़ारों लाखों की तादाद में लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो नेटवर्क का हिस्सा है। और उन सब में मुसाबकत यानी कंपटीशन चलेगा। वो अपनी रिसोर्सेज लगाएंगे और सिर्फ एक ही बंदा उसमें कामयाब होगा पहले, और जो कामयाब होगा वो जो है उस ब्लॉक की तौसीक करेगा और फिर वो माइनिंग में कामयाब होने वाला माइनर ब्लॉक को ब्लॉकचेन के अंदर शामिल कर देगा। फिर शामिल किए गए ब्लॉक की मालूमात को ब्लॉकचेन नेटवर्क में नशर कर दिया जाएगा, ब्रॉडकास्ट कर दिया जाएगा। और फिर हर ब्लॉक चेन सारे फिर ब्रॉडकास्ट नशर किए हुए ब्लॉक को अपनी ब्लॉकचेन में शामिल कर लेता है और इसको ब्लॉक कंफर्मेशन का अमल हम कहते हैं। फिर ये ब्लॉक जो है आलमी ब्लॉकचेन का हिस्सा बन जाता है, यानी ब्लॉक पब्लिश हो गया। अब यहाँ पे पूरा प्रोसेस मुकम्मल हो गया, यानी ट्रांजेक्शन हमारी कंफर्म हो गई। ट्रांजेक्शन जो है ब्लॉकचेन का हिस्सा बन गई। ट्रांजेक्शन के पूरा होने के लिए दूसरे माइनर सार्फिन का राजी होना ज़रूरी है, वरना ये ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन का हिस्सा नहीं बनेगी। यानी जब हम बैंक में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो सेंट्रलाइज अथॉरिटी इसकी तौसीक करती है कि हमारे अकाउंट में पैसा है कि नहीं है, और वो उसकी मुंतकली की जिम्मेदार होती है। जबकि यहाँ पे चूंकि कोई सेंट्रल एंटिटी, कोई ओहदा यानी कोई सेंट्रल इदारा नहीं है, तो यहाँ पे बहुत सारी जो नेटवर्क की नोड्स हैं वो मिल के जो है उसको वैलिडेट करेंगी। तो हमारी ट्रांजेक्शन पूरी नहीं हो सकती। यानी ऐसा नहीं है कि बस मैंने ट्रांजेक्शन की और दूसरे ने मुझे उसके बदले कुछ पैसे दे दिए तो ट्रांजेक्शन मुकम्मल हो गई। ट्रांजेक्शन मुकम्मल नहीं होगी जब तक कि नेटवर्क की दीगर नोड्स उसको
वैलिडेट नहीं करेंगी, उसकी तौसीक नहीं करेंगी और पूरा माइनिंग का प्रोसेस अमल में नहीं आएगा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा तकाबुल कर लेते हैं कि बैंकिंग के निज़ाम से पैसे भेजने के अंदर क्या प्रोसेस होता है। तो देखें, अगर बैंकिंग के निज़ाम के अंदर क्या होता है कि कोई बंदा अपने बैलेंस को अपने कंप्यूटर से एक्सेस करता है यूज़र नेम पासवर्ड डाल के, और वो किसी को भेज रहा है, तो बैंक उसको उसके यूज़र नेम पासवर्ड को चेक करता है कि उसके पास इतने पैसे हैं भी कि नहीं, और फिर वो दूसरे बैंक के जो लेजर है, जो डेटाबेस है, उसके अंदर उस एंट्री को अपडेट कर देता है। और फिर वो दूसरा बंदा जो बॉब है यहाँ पे, वो उस पैसे को अपने अकाउंट में चेक कर लेता है, उसको डाटा की जो एंट्री है वो अपडेटेड मिल जाती है। और फिर अगर खुदा ना खास्ता कोई आगे पीछे बात होती है तो सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है, सेंट्रल बैंक बीच में मुदाखलत करता है और उनका तस्फिया करता है अगर कोई पैसे डिलीवर नहीं हुए। और फिर ये तो खातों के अंदर डाटा अपडेट हो गया, मगर एट एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द वीक बाकायदा फिजिकल जो करेंसी होती है उसको भी एक बैंक से दूसरी बैंक के अंदर मुंतकिल कर दिया जाता है। सिर्फ खातों का इंदिराज से काम नहीं चलता, बल्कि दिन के आखिर में या हफ्ते के आखिर में उस प्रोसेस होता है, उसके तहत बाकायदा हार्ड फॉर्म में भी वो मुंतकिल कर दी जाती है करेंसी। ब्लॉकचेन के अंदर जब हम बात करें तो ब्लॉकचेन के अंदर ये सेंट्रल एंटिटी हमारे पास मौजूद नहीं है, यानी कोई भी सेंट्रल किरदार नहीं होगा जो कि सारे निज़ाम को कंट्रोल करे, और उसके अंदर तमाम कंप्यूटर्स इंटरनेट पे आपस में कनेक्टेड होंगे। और जब कोई किसी को दूसरे को पैसे भेजने हैं तो लेजर की जो स्टेट है, यानी जो उसकी जो स्टेट है वो अपडेट होगी, यानी बाकायदा कोई चीज़ मुंतकिल नहीं होगी, सिर्फ खाते में इंदराज तब्दील हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे तो कोई है चीज़ है नहीं। तो खाते में नाम का इंदराज तब्दील होने से हम ये तसव्वुर कर लेते हैं ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर कि डिजिटल असासा या क्रिप्टो करेंसी मुंतकिल हो गई। अच्छा, इसके अंदर मैंने ये बताया है कि किस तरीके से जब जैद बकर को पैसों की मुंतकली करता है तो कोई गारंटी देने वाला मौजूद नहीं है। तो जब ये गारंटी देने वाला मौजूद नहीं है तो मुकम्मल खाते की कॉपी जो है वो हर एक के पास मौजूद होती है। तो सारे कंप्यूटर अपने कैसे अपने खातों को अपडेट करेंगे, तो उसमें माइनिंग का अमल होता है। माइनिंग का अमल ये अमल होता है कि जिसमें जो है कोई भी माइनर नोड एक रियाजी का एक मसला होता है, उसको क्रिप्टोग्राफिक पजल कहते हैं, उसको हल करेगा। ये मैं आगे चल के बताऊंगा तफसीलन तकनीकी तौर पे कि वो हल कैसे होता है। जो बंदा उसको पहले हल कर लेगा वो माइनिंग के अंदर कामयाब कहलाएगा, और जो कामयाब कहलाएगा फिर वो उस जो है ब्लॉक को जो है ऐड कर सकता है। तो और सारे मरहले में तकरीबन अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो 10 मिनट हमें लगते हैं एवरेज ऑन एवरेज। तो इस तरीके से ये पूरा जो है निज़ाम है माइनिंग का, और एक ट्रांजैक्शन की दूसरी ट्रांजैक्शन दूसरे तक मुंतकली का, वो पाए तकमील तक पहुंचता है ब्लॉकचेन के अंदर। और इस तरह से जो नई करेंसी बनती है और उसका इंदराज होता है ब्लॉकचेन के ज़रिए से। तो ये थोड़ा सा मैंने तारुफ दे दिया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। अब हम दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। वो ये है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में ताल्लुक क्या है। तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि दुनिया में बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं। इस वक्त 17,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज वजूद में आ चुकी हैं। 17,000 से, यानी बिटकॉइन और इथीरियम तो दो दुनिया की मशहूर क्रिप्टो करेंसी हैं, मगर अगर आप मार्केट में जाके देखें तो 17,000 क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं, और आप खुद अपनी नई क्रिप्टो करेंसी वजूद में लेके आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई क्रिप्टो करेंसी का नाम दे दे, दिल्ली कॉइन नाम रख सकता है और वजूद में लेके आ जाए, मगर उस दिल्ली कॉइन के अंदर या दिल्ली कॉइन के अंदर जो कीमत है वो लेके आनी पड़ेगी। तो अगर वो कीमत लोगों ने वो कीमत मसनूई तौर पर पैदा कर ली और वो आ गई तो फिर तो वो चलेगी, और अगर नहीं हुई तो फिर उस कॉइन का, उस करेंसी का भी वही अंजाम होगा जो बकिया दीगर करेंसियों का है। तो अभी 17,000 से ज़्यादा जो क्रिप्टो करेंसी दुनिया में मौजूद हैं, लाजमी नहीं है कि उनमें से हर एक कामयाब हो गई हो। सिर्फ कुछ जो है वो चल रही हैं जिनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, और जिनको क्रिप्टो करेंसी चलाने वाले उसकी कीमत को बरकरार रखते हैं ताकि इस पूरे निज़ाम को बरकरार रख सकें। तो बिटकॉइन और इथीरियम ये दो क्रिप्टो करेंसीज हैं, ये बुनियादी तौर पे दुनिया की मशहूर क्रिप्टो करेंसीज हैं।
और मैं इस पूरी जो टॉक है इसके अंदर बिटकॉइन पे फोकस करूंगा, क्योंकि ये सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है और सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है मार्केट कैपिटल के हिसाब से। तो बिटकॉइन का जो इंदिराज हुआ है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से हुआ है। और जैसे मैंने पहले बताया कि ब्लॉकचेन की मदद से हम खातों में रिकॉर्ड का इंदिराज करते हैं। ये इंदिराज किसी चीज़ का भी हो सकता है। ये मदारिस के अंदर जो तलबा हैं, तलबा इकराम है, उनके इम्तहानी नताइज को अगर आपने महफूज करना है वो भी ब्लॉकचेन के अंदर महफूज कर सकते हैं। अगर जो डेटाबेस रिकॉर्ड है वो महफूज करना चाहें वो भी आप उसके ज़रिए से कर सकते हैं। कोई शराब की एक फैक्ट्री है, उसने शराब की कितनी बोतलें बेची हैं, तैयार की हैं, वो इसका इंदराज भी कर सकती है। कितना सूदी कर्जा किसको फराहम किया गया, ये भी इसका इंदराज भी हो सकता है। तो पहली मर्तबा ब्लॉकचेन के अंदर चूंकि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का इंदराज हुआ, इस वास्ते बाज़ हज़रात को यह यानी शुबा हो जाता है कि जो है बिटकॉइन और ब्लॉकचेन एक ही चीज़ है। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम रिकॉर्ड को महफूज करते हैं। बिटकॉइन एक करेंसी है, उसका इंदराज आप कर रहे हैं। आप इंदराज किसी भी चीज़ का करना शुरू कर दें तो वो सिर्फ ब्लॉकचेन के ज़रिए से आप इंदराज करेंगे। अच्छा, अब लाजमी नहीं है कि ब्लॉकचेन हर जगह चले, क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर एक मदरसा है और उसमें वो तलबा के इम्तहानी नताइज को महफूज कर रहे हैं। अब जो एक इम्तहानी दफ्तर है वहाँ पे एक कंप्यूटर होगा जिसमें तमाम असातिज़ा जो है ना, तमाम तलबा के जो इम्तहानी नताइज हैं उनको महफूज कर रहे होंगे। अब ये सेंट्रल सर्वर होगा, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत काम कर रहा होगा और इस पे मदरसे का पूरा कंट्रोल होगा। कोई भी तालिब इल्म जाके इसके यूज़र नेम पासवर्ड को एक्सेस करके अपना रिकॉर्ड तब्दील नहीं कर सकता। अगर रिकॉर्ड तब्दील कर लेगा तो फिर तो मसला हो जाएगा। अब अगर ब्लॉकचेन हम यहाँ पे लगाएं इस निज़ाम के अंदर, तो ब्लॉकचेन ये कहेगा कि भाई ये जो रिकॉर्ड है जो दफ्तर में मौजूद है, इम्तहानी दफ्तर के अंदर, उसको उस रिकॉर्ड को तमाम तलबा के पास दे दो। अब हर तलबा जो है ना उस रिकॉर्ड को एक्सेस कर सके और उसमें तब्दीली कर सके। तो ये तो मदरसा कभी नहीं चाहेगा। अब ये इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, यानी आपने सेंट्रलाइजेशन से हटा के डिसेंट्रलाइज कर दिया। अब हर तालिब इल्म जाके अपने रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकता है, नंबरों की तब्दीली कर सकता है। तो फिर मदरसे का कंट्रोल इस पे से हट जाएगा। तो ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज तरीकाकार है जिसकी मदद से हम डाटा को महफूज करते हैं। तो जो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि क्यों हम हर जगह इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस वजह से इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि जिन जिन जगहों पे आपको सेंट्रल कंट्रोल चाहिए वहाँ पे अगर आपने ब्लॉकचेन इस्तेमाल किया तो पूरा निज़ाम ख़राब हो जाएगा। तो इस वास्ते ब्लॉकचेन हर जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता, मगर रिकॉर्ड महफूज करने के लिए हम इसको बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। और चूंकि पहला इस्तेमाल इसका बिटकॉइन में हुआ था तो इस वास्ते इसकी मशहूरी बिटकॉइन के तनाजुर में हुई। अभी अगर हम देखें तो जो है सिर्फ 5% के करीब इसका इस्तेमाल क्रिप्टो करेंसी के बिटकॉइन के इंदराज के अंदर है। बाकी 95% जो है वो दीगर इसकी जो है दीगर एप्लीकेशंस हैं, दीगर शोबाजात हैं जहाँ पे ये इस्तेमाल हो रहा है इसका। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो मैं पॉइंट आपको शेयर करना चाहूँगा वो ये कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में कॉइन सिरे से मौजूद ही नहीं होते। यानी बीइंग अ रिसर्चर, बीइंग अ साइंटिस्ट, मैं आपको कह रहा हूँ कि सिर्फ लेजर के अंदर, रिकॉर्ड के अंदर एक फर्जी नंबर है, उसको अपडेट कर दिया जाता है। और बिटकॉइन कोई हिस्सी तौर पे मौजूद नहीं है। यानी अगर हम इंडियन रुपी की बात करें तो कॉइन सिक्का होता है हमारे पास, नोट्स होते हैं, फिर हम उसकी डिजिटल रिप्रेजेंटेशन एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के जरिए से हम उसको इस्तेमाल करते हैं। और भले वो हमारे रिकॉर्ड में डिजिटली अपडेट हो जाए, मगर जाके हम बैंक से, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से या जो दीगर बैंक से, वहाँ से जाके उसकी रकूम को हिस्सी तौर पे निकाल भी सकते हैं। जबकि बिटकॉइन के अंदर कोई फिजिकल चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। और फिजिकल तो क्या, बिटकॉइन डिजिटली भी एग्जिस्ट नहीं करता। मैं इसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। अच्छा, जब हम कहते हैं कि भाई बिटकॉइन एक बंदे से दूसरे बंदे को हमने मुंतकिल कर दिए, तो वो बताते खुद ना डिजिटल तौर पे मुंतकिल होते हैं ना फिजिकल तौर पे मुंतकिल होते हैं, बल्कि लेजर के अंदर एक स्टेट अपडेट हो जाती है और उस स्टेट को हम मलकियत के सबूत के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम टेक्निकल टर्म यूज़ करते हैं UTXO, अनस्पेंट ट्रांजेक्शन आउटपुट। ये मैंने कुछ साइंसी हवालाजात यहाँ पे पेश कर दिए हैं
जो कि इसकी वजाहत करते हैं कि बिटकॉइन जो है दर हकीकत उसमें कोई कॉइन मौजूद नहीं होते, सिर्फ ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि मलकियत के हुकूक को तफवीज़ करती हैं। लिहाजा अगर हम एक कॉइन का हकीकी मसावी जो हम सोच सकते हैं वो दरअसल ट्रांजैक्शन की पूरी एक चेन होती है। इसी तरीके से बिटकॉइन या वॉलेट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मौजूद हो, बल्कि लेन देन करते वक्त नेटवर्क पे जो फंड्स की मलकियत साबित करने के लिए एक प्राइवेट की का जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका पूरा हम रिकॉर्ड रखेंगे और उस रिकॉर्ड को हम बिटकॉइन से ताबीर करेंगे। और बिटकॉइन असल में हर उसमें कॉइन तो होते ही नहीं है ना, उसमें हर कॉइन को कोई महफूज नहीं करता और ना ये महफूज होता है कि कौन इसका कॉइन का मालिक है, बल्कि एक निज़ाम है जिसके अंदर जो मैंने आपको ब्लॉकचेन के बारे में बताया कि अगर आपको मालूम है कि किसने कौन कौन सी ट्रांजैक्शन की है, किस एड्रेस ने कितनी ट्रांजैक्शंस की हैं, तो आप तमाम ट्रांजैक्शंस को गो थ्रू करने के बाद ये कह सकते हैं कि इस बंदे के पास रकम खर्च करने के लिए मौजूद है कि नहीं है। तो इस तरीके से बिटकॉइन जो है का निज़ाम काम करता है। और ये बुनियादी तौर पे डिजिटल सिग्नेचर्स की एक चेन है और हर मालिक पिछले लेन देन की हैश को जो है ना कॉइन के आखिर में शामिल करके उसको आगे मुंतकिल कर देता है। और इन चेन्स को हम वेरीफाई करने के बाद ये फैसला कर लेते हैं कि किसके पास कितने बिटकॉइन मौजूद हैं। तो बुनियादी तौर पर बिटकॉइन वर्चुअल करेंसी कहलाई जाती है जिसकी सिक्कों या बैंक नोटों की तरह कोई हिस्सी नुमाइंदगी नहीं होती और सिर्फ ट्रांजैक्शन होती है। और बिटकॉइन की मलकियत के लिए हम पब्लिक की यूज़ करते हैं और प्राइवेट की यूज़ करते हैं, जिस जो कि पब्लिक की को आप समझ लें कि एड्रेस है, जैसे आपका अकाउंट नंबर है, ये पब्लिक की के बराबर हो गया, हर कोई इसको देख सकता है। और प्राइवेट की का मतलब वो पासवर्ड है। तो बिटकॉइन के अंदर हम ये पब्लिक की और प्राइवेट की के कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब हमारे पास डेटाबेस सिस्टम मौजूद थे तो हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही को क्यों इस्तेमाल किया क्रिप्टो करेंसी के अंदर। तो उसकी बुनियादी वजह सिंपल सी ये है कि अगर हम डेटाबेस को इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास सेंट्रल कोई इदारा होना चाहिए, कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी होनी चाहिए। और क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के अंदर पहली बात ही ये की गई थी कि हम किसी की इजारादारी कबूल नहीं करते, हम एक ऐसा निज़ाम बनाएंगे जो कि सेंट्रल इदारों जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है या हुकूमती कंट्रोल से बाहर होगा और एक ऐसी करेंसी होगी जो कि आलमी तौर पे चलेगी। मगर ये इस वास्ते जो है ना ब्लॉकचेन को इसके अंदर इस्तेमाल किया गया बिटकॉइन के अंदर। मगर साइंसी तौर पे ये बात दुरुस्त नहीं है। साइंसदानों ने तहकीक करके ये साबित कर दिया है कि ये साइंसी तौर पे ऐसा नहीं है। ये जो दावे किए जाते हैं इसमें साइंसी हकाइक नहीं है। और मैं आगे चल के आपको उसके हवाला जात और उसकी तफसील भी बयान कर देता हूँ। अच्छा, अब हम सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की हकीकत क्या है। क्योंकि आप हजरात जो उसके बारे में फैसला फरमाएंगे वो तो उसकी हकीकत की बुनियाद पे फरमाएंगे। तो पहले मैं थोड़ा सा तारुफ करा देता हूँ कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है क्या। तो बुनियादी तौर पे इस वक्त दुनिया में क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बहुत ज़्यादा सरमायाकारी हो रही है और ये बहुत बड़ी उभरती हुई मार्केट है। अगर आप क्रिप्टो असासों को, क्रिप्टो एसेट्स की बात करें तो 2.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक की मार्केट चली गई है। और अगर हम पूरी ग्लोबल वेल्थ को कंपेयर करें, यानी पूरी दुनिया के अंदर जितने भी असासे हैं उनको दें, फाइनेंशियल असासों को, तो 487 ट्रिलियन यूएस डॉलर उनका मार्केट कैपिटल है। जबकि बिटकॉइन की या क्रिप्टो करेंसी की जो इकोनॉमी है वो 1% से भी कम है। और बुनियादी तौर पे ये 1% भी आपने देखा कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है, 2.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर। और इतनी भी मशहूरी इसकी क्यों हुई, उसकी वजह यह है कि क्रिप्टो करेंसीज को ऑनलाइन गेम्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, लोग सरमायाकारी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मेटावर्स के अंदर इस्तेमाल होता है, एनएफटीज नॉन फंजिबल टोकन्स के अंदर इस्तेमाल होता है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस डीफाई एक नया कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर ये उसकी एप्लीकेशंस के अंदर इस्तेमाल होता है। तो और बहुत सारी कंपनीज बाकायदा क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे फेसबुक है। तो फेसबुक प्रमोट करती है, दीगर कंपनियां हैं उन्होंने अपने नाम तक चेंज कर लिया है, मेटा रख दिया है। तो ये वजह है कि इतनी ज़्यादा ये मार्केट उभर रही है और लोग इसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं। और अगर हम इसको खुलासा करें इसका, तो जैसे अगर ये 17,000 क्रिप्टो करेंसियाँ 17,000 के करीब क्रिप्टो करेंसियाँ हैं और ये
ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का मार्केट कैपिटल है। तो उनमें दो बड़ी क्रिप्टो करेंसीज का जो शेयर है वो सबसे ज़्यादा है, 90%, जिसमें बिटकॉइन और इथीरियम है। तो इस बात से मैं फोकस कर रहा हूँ बिटकॉइन और इथीरियम पे, क्योंकि तमाम मार्केट कैपिटल का 90% बिटकॉइन और इथीरियम के अंदर इन्वेस्ट हुआ हुआ है या उस पर डिपेंड करता है। और इसके अलावा जो बकिया 10% है उसके अंदर 17,000 दीगर क्रिप्टो असासे मजमूई तौर पर शामिल हैं, और उन्हीं के अंदर हमारे पास स्टेबल कॉइन भी होते हैं। मगर उनका जो तादाद और फीसदी एतबार से जो हिस्सा है वो नहायत कम है। स्टेबल कॉइन वो कॉइन होता है जिसके पीछे कोई हम असासा रखते हैं। अब असासा वो गोल्ड भी हो सकता है, कोई दूसरी करेंसी भी हो सकती है। ये स्टेबल कॉइन होते हैं। मगर उसकी असल हकीकत क्या है? उसकी असल हकीकत यह है कि ये सिर्फ दावा होता है। बहुत सारे आप रिसेंट देखेंगे, बहुत सारे स्टेबल कॉइन्स हैं जो कि मार्केट में आए और चले गए। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने दावा किया कि हमने इतने कॉइन्स जारी किए हैं और उसके पीछे सोना रखा है या डॉलर रखा है या कोई और कमोडिटी रखी है, और फिर वो लोगों से पैसे इकट्ठा करके इन्वेस्टमेंट के नाम पे वो उनकी कंपनी जो है लिक्विडेट हो गई। तो ये एक इशू है जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को देखती है। तो मैं हम फोकस जो कर रहे हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी और पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन पे हम फोकस कर रहे हैं। तो ये बेसिकली पूरा, अगर आप निज़ाम देखें, अगर पूरी दुनिया का फाइनेंशियल निज़ाम ले लें तो उसका 1% से भी कम, यानी 0.4% ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम हमारा ये तमाम 17,000 से के करीब क्रिप्टो असासे हैं, जिनमें डिफरेंट किस्म के करेंसीज हैं। और उसमें आप बिटकॉइन का शेयर यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा शेयर मार्केट कैपिटल का बिटकॉइन का है, फिर इथीरियम है, और फिर उसके बाद 17,000 दीगर कॉइन्स हैं, कुछ स्टेबल कॉइन्स हैं। और ये इस तरीके से हम इन फाइनेंशियल ग्लोबल एसेट्स की मार्केट को कैपिटल वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ये बैंक ऑफ इंग्लैंड की ये रिपोर्ट है, इसका मैंने लिंक शेयर कर दिया है, आप उसकी वेबसाइट पे जाके इसको देख भी सकते हैं। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी जो मशहूर हैं उनमें बिटकॉइन है, इथीरियम है, टीथर है, XRP है, और इसके अलावा और भी हैं। अब आप देख सकते हैं कि एक बिटकॉइन की प्राइस, ये मैं जुलाई 2022 की बात कर रहा हूँ, $20,000 के करीब थी एक बिटकॉइन। तो हम बिटकॉइन पे फोकस करते हैं ताकि मैं तफसीली तौर पे इसको बयान कर सकूं। अब देखें, ये ग्राफ है जिसके अंदर हम एक्स एक्सिस में महीनों को जिक्र कर रहे हैं। ये 2021 और 2022 के महीना जात हैं, और वाई एक्सिस पे उसकी कीमत है। तो बिटकॉइन की अगर आप यहाँ पे देखें, जुलाई 2021 के अंदर एक बिटकॉइन जो है वो 30,000 अमेरिकी डॉलर के बराबर था। और फिर अक्टूबर 2021 के अंदर इसकी कीमत 60,000 US डॉलर की हो गई। यानी सिर्फ 3 से 4 महीने के अंदर एक बिटकॉइन की कीमत में जो इजाफा हुआ वो 30,000 अमेरिकी डॉलर का हुआ। इसका मतलब ये है कि अगर हम इंडियन रुपए की बात करें तो कमोबेश 60 लाख या 50 लाख इंडियन रुपए जो है इसकी कीमत में इजाफा हुआ सिर्फ 3 से 4 महीने के अंदर। अब अगर कोई बंदा अपना पैसा इन्वेस्ट करे रियल इस्टेट के अंदर, यानी आपने कोई प्लॉट ले लिया, घर ले लिया, तो उसकी कीमत इतनी ज़्यादा तो नहीं बढ़ती। रिटर्न ROI, जिसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उतना ज़्यादा तो नहीं होता। अगर आप गोल्ड लेके रख लें तो गोल्ड में आपको इतना प्रॉफिट तो नहीं होगा, या आप कोई और कमोडिटी पे अपना पैसा इन्वेस्ट करें। मगर ये जो बिटकॉइन है, इसकी प्राइस के अंदर आप देखें कि ये मसनूई तौर पे इसके अंदर इसको इतना ज़्यादा इजाफा कर दिया गया कि जिसकी वजह से जो है लोग इसमें इंटरेस्ट करते हैं। अब इसका एक दूसरा पहलू भी है। अब अगर एक बंदे ने अक्टूबर 2021 के अंदर 60,000 अमेरिकी डॉलर में बिटकॉइन खरीदा, और फिर वो जुलाई तक का इंतज़ार करता रहा, तो जुलाई के अंदर जाके वो 20,000 अमेरिकी डॉलर उसकी कीमत हो गई। तो उसकी अपनी, यानी 30-40 हज़ार अमेरिकी डॉलर उसके डूब गए, उसका पूरा सरमाया ज़ाया हो गया। तो ये वो चीज़ है जिसकी वजह से जो है दुनिया भर के जो माशी माहिरीन हैं वो इसको करेंसी ही तस्लीम नहीं करते। यानी करेंसी की कुछ बुनियादी सिफात होती हैं, जिनमें 3 सिफात जो है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी आला मुबादला के तौर पे हम करेंसी को इस्तेमाल करते हैं जिसकी मदद से हम कोई गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद सकते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे हम उसको इस्तेमाल करते हैं जिसकी मदद से हम उस वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। या ये उसकी सिफात होती हैं किसी भी करेंसी की। ये सिफात जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, रिसर्चर्स और साइंटिस्ट हैं,
वो साइंटिफिकली प्रूव कर चुके हैं कि बिटकॉइन के अंदर ये चीज़ें नहीं पाई जाती। अब ये तो मैंने आपको महीने के हिसाब से बताया। अगर आप हफ्ते के हिसाब से देखें तो एक दिन के अंदर भी जो उसकी वैल्यू के अंदर जो वॉलेटिलिटी है, यानी उतार चढ़ाव है, वो इतना ज़्यादा है कि जिसकी वजह से उसके अंदर स्पेक्यूलेशन यानी कयास आराई, जिसे हम उसके अंदर हम सट्टेबाजी भी कह सकते हैं, या लोग इसको गैम्बलिंग भी कह सकते हैं, वो इस पे इन्वेस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि आपने सुबह इन्वेस्ट किया और शाम में आपको डबल, एक दो गुना नहीं, कई गुना इजाफे से प्रॉफिट मिल गया। तो इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट होता है और इसके ज़रिए से एक ऐसी मार्केट क्रिएट हो गई है जिसके पीछे रियल इकोनॉमी नहीं है, रियल एसेट्स नहीं है, कोई रियल चीज़ नहीं है। बस हाइप पे यानी मफरूजात की बुनियाद पे एक पूरी इकोनॉमी चलती है, एक बबल क्रिएट हो जाता है और फिर वो बस्ट हो जाता है और फिर लोगों के पैसे अमवाल ज़ाय हो जाते हैं। और इसी चीज़ को कैटर करने के लिए दुनिया भर के जो माशी माहिरीन हैं, हुकूमतें हैं, वो बहुत परेशान हैं। क्योंकि अगर हम यूरोप की बात करें ख़ास तौर पे, तो यूरोप के अंदर जो कंज्यूमर राइट्स हैं वो उसका बहुत ख्याल रखा जाता है कि अगर कोई बंदा यहाँ पे मिसाल के तौर पे कोई जुआ खाना खोलता है, खुदा न खास्ता, और उस जुए खाने में जाके कोई जुआ खेलता है, तो ऐसा नहीं है कि वो जुए खाने की जो मशीनें हैं वो हमेशा सार्फिन को हरा देंगी, बल्कि जुए खाने के मालिक को हुकूमत से परमिशन लेनी होगी, रेगुलेटरी इदारे से, कि भाई मेरे जुए खाने की जो मशीन है इसमें जो है ना जीतने के भी उतने ही मौके मिलते हैं जितने हारने के। ये चीज़ वो रखेगा, इस तरह से कंप्यूटर एल्गोरिथम उसका डिज़ाइन करेगा मशीन के अंदर, जो भी मशीन है उसके बात होंगी। मगर बिटकॉइन को जो इकोनॉमिस्ट हैं और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो गैम्बलिंग से भी बुरा तस्वुर करते हैं, क्योंकि इसके अंदर पूरे पूरे सार्फिन के जो अमाउंट हैं, पूरी पूरी पेंशन हैं, वो ज़ाय हो जाती हैं। और अगर आप कोई जुआ खाने में इन्वेस्ट करता है, जुआ खेलता है और उसके पैसे ज़ाय हो जाते हैं, तो जाके वो कहेगा हुकूमत से कि भाई आपने इस जुए खाने को क्यों खोला, ये मशीनें सही काम नहीं कर रही। तो हुकूमत रेगुलेटरी इदारा जो है ना उसको बंद करेगा। मगर जब यहाँ पे किसी के कोई पैसे लूटते हैं तो वो जाके किसी से क्लेम ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये किसी की जुरिस्डिक्शन के अंदर आता ही नहीं है। जो बिटकॉइन है, यानी इसके मालिकों का कोई अता पता नहीं है, कोई कंपनी इसको ओन नहीं करती, कोई हुकूमत इसको ओन नहीं करती। तो ये वो वजूहत हैं जिसकी वजह से दुनिया के ममालिक जो हैं इसको नापसंदगी नापसंदीदी की निगाह से देखते हैं। तो बुनियादी तौर पे क्रिप्टो करेंसी जो है ना वो एक डिजिटल करेंसी है, और जो है इसको ब्लॉकचेन की मदद से हम मैनेज करते हैं, और इसको कोई सेंट्रल एंटिटी, कोई हुकूमत या कोई बैंक कंट्रोल नहीं करता। और हम क्रिप्टो करेंसी को अगर ख़रीदना चाहें तो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से जाके हम खरीद सकते हैं। और अगर हमने नई क्रिप्टो करेंसी बनानी है तो उसमें माइनिंग का अमल होता है। माइनिंग के अमल से नई क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन खास तौर पर बनती है। जैसे अगर हुकूमत इंडिया की हुकूमत ने नई करेंसी छापनी है, नए नोट छापने हैं, तो वो जो है अपने जो है बैंक को कहेगी और बैंक नए नोट छापेगा। यहाँ पे अगर हमने नए बिटकॉइन छापने हैं या बनाने हैं, छापते छपते तो है नहीं, तो वो माइनिंग के अमल से होगा, और माइनिंग के अमल से नई बिटकॉइन बनती है। और बिटकॉइन बेसिकली एक ट्रांजैक्शन लेजर है, यानी ट्रांजैक्शन की अपडेट होती है, और इसकी कोई अपनी इंट्रांजिक वैल्यू नहीं है, यानी कोई ज़ाती कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं है बिटकॉइन के अंदर। और इसका कोई बेनिफिट भी नहीं है इटसेल्फ। जैसे अगर कोई सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर जैसे एडोबी सॉफ्टवेयर है या व्हाट्सएप है या कोई और सॉफ्टवेयर है, तो आप उसको किसी काम में इस्तेमाल करते हैं, उसका एक बेनिफिट होता है। जबकि बिटकॉइन तो सिर्फ एक नंबरों का इंदिराज है। ब्लॉकचेन तो एक सॉफ्टवेयर है, मगर बिटकॉइन बजाते खुद एक सॉफ्टवेयर नहीं है। वो तो सिर्फ एक एंट्री है। आप उस एंट्री के बजाय फर्जी तौर पे किसी भी चीज़ की एंट्री कर दें। इसी तरीके से बिटकॉइन फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, डिजिटली भी एग्जिस्ट नहीं करता, और कॉइन्स तो इसके अंदर होते नहीं है। सिर्फ ट्रांजेक्शन्स की बुनियाद पे आप ये कहते हैं कि इसके पास से इतने बिटकॉइन ट्रांसफ़र हो गए, और वो इस बात से कहते हैं क्योंकि जो लेजर की जो स्टेट है वो अपडेट हो जाती है। अच्छा, ये तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन था क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो मेन वर्ड है वो क्रिप्टो का वर्ड है। क्रिप्टो बेसिकली क्रिप्टोग्राफी से निकला है, और क्रिप्टोग्राफी या क्रिप्टोलॉजी जिसे कहते हैं उस फन को कहा जाता है जिसके अंदर हम मख्फी यानी खुफिया तहरीरों का तबादला करते हैं कंप्यूटर के अंदर। और इसके अंदर इनकोडिंग डिकोडिंग सारी चीज़ें होती हैं। जब भी हम बैंक से कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, लॉगिन होते हैं, तो वहाँ पे मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स बैक एंड पे काम कर रहे होते हैं। जैसे HTTPS हो गया या SSL हो गया। तो वो
जो है हम उसकी मदद से हम अपनी कम्युनिकेशन को सिक्योर कर रहे होते हैं, डिफरेंट इनकोडिंग टेक्निक्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसमें हम अपनी तहरीर को छुपाते हैं और इनकोडिंग की मदद से हम तहरीर को छोटा भी करते हैं, ताकि जो हमारी जगह हो वो कम हो। मवासलाती निज़ाम यानी टेलीकम्युनिकेशन के अंदर भी हम इनकोडिंग को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारी एनर्जी कम से कम खर्च हो, ज़्यादा से ज़्यादा मवाद हम एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकें। जो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स हैं, उन मशहूर जो एल्गोरिथम्स हैं उनमें इंक्रिप्शन है, डिजिटल सिग्नेचर है, हैशिंग है। ये टेक्निकल टर्म्स है, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मगर सिर्फ मैं हैशिंग में थोड़ी सी डिटेल में जाऊँगा, ताकि थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दे सकूँ माइनिंग के हवाले से। अच्छा, ये मैंने आपको थोड़ा सा एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया, ये आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। ये ब्लॉक ज़ीरो है बिटकॉइन का, यानी आप ब्लॉक ज़ीरो ऑफ बिटकॉइन लिखें तो इस ब्लॉक के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि दिस ब्लॉक वाज माइंड ऑन जनवरी 3, 2009, यानी इस वक्त 3 जनवरी 2009 को ये पहला ब्लॉक था बिटकॉइन का जो माइन किया गया, यानी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई। इसके अंदर सिर्फ एक ट्रांजैक्शन थी, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस एक थी, और फिर जिस माइनर ने इसको माइन किया उसको ये क्रिप्टोग्राफिक पजल सॉल्व करने पे 50 बिटकॉइन 50 बिटकॉइन रिवॉर्ड के तौर पे, इनाम के तौर पे मिले। तो पहली मरतबा जब बिटकॉइन तख्लीक की गई, यानी लेजर का शुरुआत हुई, उस वक्त एक बंदे ने, सतोशी नाकामोटो ने माइनिंग की। माइनिंग में एक ट्रांजैक्शन थी जिसमें कुछ भी नहीं था, खाली था। वो माइनिंग में कामयाब हुआ, और कामयाब होने के बाद उसको 50 बिटकॉइन मिल गए। तो अब 50 बिटकॉइन उसके नाम के आगे इंदराज हो गया। यानी पहली मरतबा जब बिटकॉइन बनी, बिटकॉइन जैसे ही लॉन्च की गई, अभी कोई भी नहीं था। सतोशी नाकामोटो ने अपना एड्रेस लिया और अपने एड्रेस से एक ट्रांजैक्शन की, और फिर माइनिंग की। माइनिंग के अमल में, जब माइनिंग में जो शख्स कामयाब हो जाता है, तो वो एक ही शख्स था, वो कामयाब हो गया खुद, और उसके जवाब में उसने अपने नाम के आगे 50 बिटकॉइन का इंदराज कर लिया। ये पहले 50 बिटकॉइन है जो उसने अपने नाम के आगे इंदराज किए। इसी तरीके से वो मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन्स करता रहा खुद ही, और मुख्तलिफ अपने एड्रेसेस के आगे, अपने नाम के आगे बिटकॉइन की तादाद लिखता रहा। इस तरीके से उसने बहुत सारे बिटकॉइन बना दिए। फिर उसने दूसरे लोगों को कहा कि तुम भी माइन करो, एक कंप्यूटर का एक जो है रियाजी का एक हल है, इसको सॉल्व करो, अगर तुम जीत जाओगे तो तुम्हें तुम्हारे नाम के आगे लिख दिए जाएंगे। अब ये फर्जी नंबरों का इंदराज हो रहा है। और इस वक्त याद रखिएगा, जब ये बिटकॉइन पहले लॉन्च की गई तो इसकी कोई वर्थ नहीं थी, इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। यानी अब ये $0 के बराबर है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ नाम के आगे बस नंबरों का इंदराज हो रहा है। फिर उसके बाद जब ये खातों का इंदराज हुआ, तो बाद लोग ये समझ लेते हैं कि ये खातों का ये जो मैंने आपको ब्लॉक दिखाया, ये समझते हैं कि ये जो जिसमें ये जो हैश की वैल्यू है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू, शायद ये बिटकॉइन है। ये बिटकॉइन नहीं है, ये तो हैश की वैल्यू है। तो इसमें कोई भी चीज़ बिटकॉइन नहीं है, ये सारा मेटा डाटा है। सिर्फ ये हमने नंबर ऑफ, यानी हम बता रहे हैं कि कितनी बिट्स हैं उसके अंदर, उसका साइज कितना है, माइनर नोड कौन है, टाइम स्टैम्प क्या है, ये डाटा है, ये बिटकॉइन नहीं है। तो लोग, चूंकि जो लोग कंप्यूटर साइंस को नहीं जानते ज़्यादा तफसील में, तो ये समझते हैं कि शायद ये बिटकॉइन है। ये बिटकॉइन नहीं है, ये सिर्फ उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन है कि किसके आगे, किस तारीख को, किस बंदे के नाम के आगे हमने ये लिखा है। तो ये फर्जी नंबरों का इंदराज हो गया। इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने फर्जी नंबरों का इंदराज किया, फिर एक दूसरे को मुंतकिल करना शुरू कर दिया उस खाते के अंदर। एक जैद ने बकर को दे दिए, बकर ने आगे दे दिए। इस तरीके से जो है बिटकॉइन को आपस में उस करेंसी का तबादला किया गया। और अभी देखें, अभी इसके अंदर कोई वैल्यू पैदा नहीं हुई, फिर मसनूई तौर पे उसके अंदर वैल्यू पैदा की गई। और वैल्यू पैदा करने के बाद जो है अ, फिर लोगों में उसका रिवाज हुआ। मैं थोड़ा सा आगे चल के उसकी और तफसील बयान करूंगा। उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा, वो है हमारे पास कॉइन और टोकन का। बिट क्रिप्टो का असासों की दुनिया में कॉइन होते हैं, टोकन होते हैं, बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो कॉइन वो क्रिप्टो करेंसी है जिसको काम करने के लिए किसी और प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे बिटकॉइन है, या रिपल है, या ईथर है। इनकी अपनी ब्लॉकचेन होती है, यानी ऐसी क्रिप्टो करेंसी जो जिसकी अपनी ब्लॉकचेन हो, वो कॉइन कहलाती है। और टोकन वो क्रिप्टो करेंसी होती है जो कि किसी पहले से मौजूदा ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करे, जैसे गोलन है,
या एगोर है या ईओएस है, ये दूसरे लोगों की ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करते हैं और फिर वहाँ पे अपनी क्रिप्टो करेंसी बनाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को टोकन हम कहते हैं। तो हम कॉइन और टोकन को एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। मसलन एक गाड़ी है जो कि आपने खरीद ली, अब इस गाड़ी की देखभाल आपने करनी है, तो ये कॉइन हो गया। इसके बरक्स अगर आपने एक गाड़ी किराए पर ली है तो इसकी देखभाल की जिम्मेदारी आप पर नहीं है, आप किराया देकर इस गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं, ये टोकन टोकन की मिसाल है। यानी खुलासा ये हुआ कि कॉइन के अंदर आपका अपना ब्लॉकचेन नेटवर्क होता है, आपको खुद उसकी देखभाल करनी होती है, जबकि टोकन के अंदर आप किसी और का ब्लॉकचेन नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं और इसके ऊपर अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करते हैं। अच्छा, हम सवाल नंबर 4 की तरफ आते हैं कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी वजूद में कैसे आती है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को वजूद में लाने के लिए जैसे सबसे पहले क्या हुआ था कि एक ट्रांजैक्शन लिखी गई, फिर उसको माइन किया गया और माइनिंग का जो मुआवजा मिला वो 50 बिटकॉइन। तो पहली मरतबा 50 बिटकॉइन इस तरीके से वजूद में लेके आया गया। फिर उसके बाद मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन करते रहे फर्जी एड्रेसों से, और इस तरीके से नई नई बिटकॉइन का खाते में इंदराज किया जाता रहा मुख्तलिफ एड्रेस के तरीके। तो इस तरीके से बिटकॉइन वजूद में लाया गया। अच्छा, एक अहम सवाल ये है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मसनूई तौर पर कीमत पैदा कैसे की गई। ये सबसे अहम पॉइंट है। देखें, ये साइंसी तहकीक पेश कर रहा हूँ, और ये एक ग्राफ है। ये 3 जनवरी 2009 से शुरू हो रहा है, यहाँ से चल रहा है, और ये पूरा पाई 2 साल का पीरियड को कवर कर रहा है। तो हर क्वार्टर जो है, ये जो पाई का जो स्लाइस है, ये 6 मंथ्स को शो करता है। और यहाँ पे आप ये जो स्क्वायर है, इसको अगर आप देखें तो ये बुनियादी तौर पे शो कर रहा है कि 1000 बिटकॉइन का कोई मालिक है। तो आप देखें, जब ये बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुई तो एजेंट नंबर 1, जिसका नाम सतोशी नाकामोटो है, जिसने बिटकॉइन बनाई, सबसे ज़्यादा माइनिंग उसने की है, सबसे ज़्यादा बिटकॉइन की मलकियत उसके पास है। और ये फिर हमने ये खात लेजर जो है, लेजर बिटकॉइन का मौजूद है, यानी कोई भी बंदा जाके उस पूरे डाटा को देख सकता है, उन एड्रेसेस को देख सकता है। ये बिटकॉइन की एक खासियत है कि आप उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। देखिए, अगर मेरा बैंक में अकाउंट है तो आप मेरे बैंक अकाउंट में जाके नहीं देख सकते कि मेरे पास कितने पैसे हैं, मगर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी चूंकि एक पब्लिक लेजर है, तो कोई भी बंदा जाके चेक कर सकता है कि किस एड्रेस के अगेंस्ट कितने पैसे मौजूद हैं। ये फैसिलिटी, ये खासियत है बिटकॉइन की। तो जब हम जाके उस डाटा को चेक करते हैं, तो ये साइंसदानों ने किया हुआ है, तो उनके सामने जो चीज़ आया होती है वो ये होती है कि 2 साल के अंदर 64 लोग थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा बिटकॉइन माइन की। 64 लोग। तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी तख्लीक करने में जो 64 लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाले हैं, और उन्होंने सबसे ज़्यादा ये बिटकॉइन बनाई है। तो शुरू के 2 सालों में बिटकॉइन की तमाम दौलत जो है वो 64 लोगों का उस पर कब्जा था। यानी जब बिटकॉइन लॉन्च होने से लेकर बिटकॉइन की कीमत $1 तक हुई, तो वो 64 लोग वो हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बिटकॉइन को माइन किया। यानी आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि बिटकॉइन को माइन करके उसकी मलकियत हासिल की। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ कि हुआ क्या। सबसे पहले तो सतोशी नाकामोटो ने, जो कि एक कंप्यूटर एक्सपर्ट ही होगा, कंप्यूटर साइंसदान ही होगा या उसका ग्रुप होगा, उसने एक क्रिप्टोग्राफिक मेलिंग लिस्ट है, मेलिंग लिस्ट होती है जिसमें आप ईमेल्स को मैनेज करते हैं। उसने ईमेल भेजी कि मैं एक ऐसी करेंसी पे काम कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, जो कि पीयर टू पीयर होगा, जिसमें किसी की इजारादारी नहीं होगी और ट्रस्टेड थर्ड पार्टी नहीं होगी और कोई इदारा मुलव्वस नहीं होगा। फिर सन 2009 में वो अपने कोड को लॉन्च कर देता है, बिटकॉइन को, मार्केट के अंदर। अच्छा, अब इसमें समझने की बात यह है कि देखें, दुनिया में कोई चीज़ ऐसे ही तो बन नहीं जाती, कोई ना कोई उसका खालिक होता है। तो बिटकॉइन का भी खालिक है, और इसका कोड जो है वो एम आई टी जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी, वहाँ पे रखा गया है, और उसके बाकायदा प्रोग्रामर्स हैं। तो बहुत सारे लोग आपको सोशल मीडिया पे ये कहते हुए नजर आते हैं कि जी, ये एक ऐसी करेंसी है जिसमें कोई जिसको किसी को जो कोई तख्लीक करने वाला नहीं है, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता। तो ये साइंसी तौर पे दुरुस्त नहीं है, ये कंप्यूटर का कोड है जो अवेलेबल है, एम वाले इसको कंट्रोल करते हैं, प्रोग्रामर्स मौजूद हैं वहाँ पे, और उसकी वो चेंज करते हैं। ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है बिटकॉइन का। तो इस तरीके से सतोशी नाकामोटो ने इसको लॉन्च किया, और पहला 3 जनवरी 2009 को पहला बिटकॉइन माइन करके 50 बिटकॉइन का नाम अपने नाम के आगे इंदिराज किया। और इस वक्त जो हो इसकी वर्थ थी वो ज़ीरो थी। फिर उसके बाद इसने क्या किया कि ये जो इंदिराज हो रहा है ना, ये बिटकॉइन नहीं है। जो जिस एड्रेस पे इंदिराज किया, ये भी बिटकॉइन नहीं है, ये एक फर्जी नंबर था जो उसने ऐड कर दिया। और उसके बाद जो है इस इंदिराज को आगे बढ़ाया गया। तो आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि
बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी के मामलात के खाते में इंदिराज को बिटकॉइन करेंसी की हकीकत नहीं कहा जा सकता। इसी वजह से जब बिटकॉइन की शुरुआत की गई तो खाते में दर्ज मसनूई नंबरों की कोई कीमत नहीं थी, और फिर आगे चलकर कुछ लोगों ने इसमें मसनूई तौर पर कीमत पैदा की। अब कीमत कैसे पैदा की? तो 12 जनवरी 2009 को पहली ट्रांजैक्शन हुई, ट्रांजैक्शन नंबर 170। इसमें इसने सतोशी नाकामोटो ने हॉल फैनी को 10 बिटकॉइन भेजे। उसके बाद जो है मुख्तलिफ लोगों को भेजता रहा और लोग दीगर लोगों को भेजते रहे, मगर अभी भी कोई इसकी वर्थ नहीं थी, इसकी कोई कीमत नहीं थी। फिर 5 अक्टूबर 2009 में जो है इसका इन्होंने पहला एक्सचेंज रेट मुतय्यन किया, यानी एक बिटकॉइन को 0.000076 US डॉलर के बराबर कहा। यानी एक अमेरिकी डॉलर से आप उस वक्त 1309 बिटकॉइन खरीद सकते थे। ये उन्होंने एक्सचेंज में जाके इसकी कीमत मुतय्यन की। जब हम किसी चीज़ को जाके एक्सचेंज में मुतय्यन करते हैं तो एक्सचेंज वालों के रूल होते हैं, वो कहते हैं कि इतना कैपिटल आप दो, इतनी चीज़ें दो, तो हम उसको जो है ना उसके इक्विवेलेंट रखेंगे वैल्यू को। तो इस तरीके से जाके, चूंकि ये पैसों वाले लोग थे, तो उन्होंने जाके ऐसा लगता है कि उन्होंने एक्सचेंज में जाके ये रेट मुतय्यन कराया कि एक बिटकॉइन का इतना, एक US डॉलर का इतने बिटकॉइन होंगे। फिर रेट तो मुतय्यन हो गया, मगर बात यह है कि इससे हकीकी अशिया उस वक्त भी नहीं खरीदी गई। सन 2010 के अंदर पहली मरतबा हकीकी अशिया खरीदी गई जब 10,000 बिटकॉइन दे के 2 पिज़्ज़े खरीदे गए, और वो भी जो है ना पिज़्ज़ा जो है उसको रिक्वेस्ट की, तो उसने कहा चलो मैं वैसे ही दे देता हूँ पिज़्ज़ा, और उसके बदले उसने जो है 10,000 बिटकॉइन दिए। तो इस तरीके से एक हकीकी अशिया चीज़ खरीदी गई, और फिर लोगों ने और दीगर चीज़ों को खरीदने की कोशिश की, मगर कोई भी बंदा उसको तस्लीम नहीं कर रहा था। क्योंकि तस्लीम इस बात से नहीं कर रहा था कि भाई हम क्यों तस्लीम करें, इसकी कोई, ये किसी हुकूमत ने जारी नहीं की, या कोई ये कोई सोना तो है नहीं, या चांदी तो है नहीं, या कोई और दीगर अम्वाल भी नहीं है, इसको फ़ायदा भी नहीं है, लोग इसको मानते भी नहीं है, तो इनको बहुत मुश्किल पेश आई। मगर चूंकि ये बहुत ज़्यादा सरमाए वाले और असर रसूख वाले लोग हैं, तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इस तरफ मुतवज्जह किया, लोगों को कहा। फिर 17 जुलाई 2010 में क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज वजूद में लेके आए, और उसके बाद 9 फरवरी 2011 में एक बिटकॉइन की कीमत 1 अमेरिकी डॉलर के बराबर मुतय्यन हुई। और फिर शुरू में जैसे मैंने पहले कहा कि सिर्फ 64 लोगों का इस पर कब्जा था, और फिर बाद में फिर दीगर लोगों को इन्होंने ये बेचनी शुरू की या देनी शुरू की। अच्छा, अब इसको मैं एक मिसाल देना चाहूँगा। वो मिसाल ये है कि ख्याली प्लॉटों का अगर हम ब्लॉकचेन में इंदराज करें। देखिए, अगर एक शख्स है, वो ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है, अपने कमरे में बैठा हुआ है, और ये ख्याल जहन में लाता है कि काश इसकी कोई बड़ी हाउसिंग सोसाइटी होती और इसके प्लॉटों को बेच कर पैसे कमाता। तो अब ड्राइंग रूम में बैठे बैठे ही उसने सोच लिया कि भाई दिल्ली के फला इलाके में जो है ना मेरी इतनी ज़मीनें हैं, इतने प्लॉट हैं। और फिर सोचते सोचते ही उसने कहा कि मैं फला प्लॉट में जो है ना इतने गज के इतने प्लॉट होंगे। और फिर सोचते सोचते उसने कहा कि मैं इतने प्लॉट फला फला लोगों को बेचूंगा, और फिर अपने पास ही रजिस्टर में ही उसका इंदराज कर लिया। और फिर जो है उस चूंकि वो पैसा वाला बंदा था, तो इस फर्जी प्लॉटों को उसने जो है ना ब्लॉकचेन बना दी और वेबसाइट बना दी, और कहा कि ये एक सोसाइटी है जो दिल्ली के फला इलाके में, ना हुकूमत से मंजूरी ली, ना हकीकी तौर पर ज़मीन को ख़रीदा, बस फर्जी तौर पर तस्वुर कर लिया। और फिर उसके ज़बरदस्त किस्म के इश्तहारात चलाए और लोगों को उस तरफ मुतवज्जा किया, और फिर कुछ अपने एजेंट मुतय्यन किए ताकि लोगों को वो दिखाएं कि वो लोग भी ख़रीद रहे हैं, और इस तरीके से मसनूई तौर पे फ़र्ज़ी जो है प्लॉटों को बेचना और ख़रीदना शुरू किया। और लोग उस जो है ना आहिस्ता आहिस्ता उस जाल में आते चले गए। आखिर में एक बंदा जो है ना वो प्लॉट ख़रीद लेता है कि यार चलो बहुत अच्छी वेबसाइट है और बड़ा इश्तहार आ रहा है, सस्ते प्लॉट मिल रहे हैं, तो उसने वो ख़रीद लिया। अब ख़रीदने पे उसने कहा कि मैं जाके इस ज़मीन पे अपनी अपना घर तो बनाऊं। तो जाके उस पर ये उगदा खुलता है कि असल में तो प्लॉट सिरे से मौजूद ही नहीं थे। मजीद तहकीक करता है तो पता चलता है कि एक फ़र्जी हाउसिंग सोसाइटी थी, ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट शुरू किया गया, फ़र्जी नंबर अलॉट किए गए, मसनूई तौर पर उसमें कीमत पूरे नेटवर्क ने पैदा की, और फिर उसका ख़रीदो फरोख्त का इंदराज खाते में किया गया। अब आप ही बताइए, क्या ये फ्रॉड नहीं है? अगर कोई दलील देने वाला ये कहेगा कि देखें ट्रांजैक्शन तो हो रही है ना, फला बंदे से फला बंदे को आपने जो है ना प्लॉट मुंतकिल कर दिए, तो क्या कोई इसको तस्लीम करेगा? कोई कहे कि देखें आपको वेबसाइट पे हमने प्लॉट का नक्शा दिखा दिया है, तो प्लॉट तो देखें ना नक्शे में मौजूद है, डिजिटल तौर पर मौजूद है, तो क्या आप इसको मानेंगे? इसी तरीके से
लोग उसको और उसमें तस्लीम भी कर लेते, मगर इन सारी चीज़ों को कोई नहीं मानेगा क्योंकि ये फर्जी प्लॉट थे, फर्जी प्लॉटों की खरीदो फरोख्त हुई है, असल प्लॉट नहीं थे। अब बस यही कुछ जो है ना बिटकॉइन के अंदर भी है, मगर बिटकॉइन के अंदर उसमें हकीकी ज़मीनें नहीं है, बल्कि फ़र्ज़ी नंबरों का इंदराज किया गया और उसमें मसनूई तौर पर कीमत करके उसको बेचना शुरू किया गया। बिटकॉइन ही क्या, दीगर क्रिप्टो करेंसीज भी इसी नज़रिए के तहत काम करती हैं। अब उसमें लोग इसमें क्यों इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि उनको पैसा मिलता है। भाई, मुझे क्या पड़ी है कि कोई चीज़ फर्जी है या हकीकी है, मुझे तो पैसा लगाना है, पैसे से मेरा पास पैसा बन रहा है। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से लोग इसमें बहुत ज़्यादा सरमायाकारी करते हैं। अच्छा, बिटकॉइन मशहूर कैसे हुई? जब हमने बात की कि फ़र्जी तौर पर इसके अंदर जो कीमत पैदा की गई या शुरू में इसका इस्तेमाल किया गया, तो देखें, ये जुए की एक वेबसाइट है, सतोशी डाइस, ये आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। इसके अंदर शुरू में ही आप देखें कोई भी बिटकॉइन की कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रही। फिर चूंकि इन्होंने इसको मशहूर करना था आवाम के अंदर, तो इन्होंने क्या किया कि ये कहा कि कोई बंदा हमारे इस एड्रेस पे अगर पहले बिटकॉइन ख़रीदे मार्केट से जाके, एक्सचेंज से जाके, उसके बाद हमारे इस एड्रेस पे भेजे, तो हम वो जुआ खेलेगा। अगर 3x है तो एक बिटकॉइन के बदले अगर वो जीत गया तो 3 बिटकॉइन मिल जाएंगे, हार गया तो वो बिटकॉइन उसके ज़ाय हो गए। इस तरह से 10x का मल्टीप्लायर है, 25x है, 1000x है। यानी एक बिटकॉइन आप खरीदें $1 का, खरीदने के बाद आप इस एड्रेस पे भेजें। अगर आप जुए में जीत गए तो आपको 1000 बिटकॉइन मिल जाएंगे, और फिर 1000 से आप $1 के बदले $1000 आप कैश करवा लीजिएगा। अगर आप हार गए तो आपके $1 ज़ाया चले गए। तो इस तरीके से इन्होंने ये वेबसाइट बनाई, और ये जो है ना, आप देख सकते हैं शुरू में कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं थी, बहुत कम ट्रांजेक्शन्स थी। उसके बाद जो है जब ये मशहूर हुई, लोगों ने देखा कि यार ये तो पैसे मिल रहे हैं हमें बिटकॉइन ख़रीदने पे, तो उन्होंने ट्रांजेक्शन एक दिन में 50,000 से ऊपर ट्रांजेक्शन चली गई। और ये साइंटिफिक डाटा है, इसको कोई निगेट नहीं कर सकता। अगर कोई इसको चैलेंज करे तो उसको साइंटिफिकली चैलेंज करना चाहिए कि भाई ये देखो, 15 जून 2012 में इतनी ट्रांजेक्शन नहीं हुई, इन एड्रेसेस पे ट्रांजेक्शन नहीं हुई। ये साइंसी साइंसी दलाइल का साइंसी तौर पे रद्द किया जाता है, सिर्फ जुबानी कलामी बात नहीं की जाती। तो अब हम दूसरे सवाल की तरफ आते हैं, वो ये है कि क्या बिटकॉइन दूसरे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस की तरह है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि ये तो एक नंबरों का इंदराज है। आपने करेंसी का नाम रख लिया, आप फर्जी प्लॉटों को इंदराज कर लें, आप गाड़ियों का इंदराज कर दें। अगर कोई भी फर्जी चीज़ का इंदराज से, इंदराज कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी ब्लॉकचेन तो सॉफ्टवेयर है, मगर बिटकॉइन कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। तो बिटकॉइन से ज़ाती तौर पे आप कोई फ़ायदा नहीं हासिल कर सकते। जैसे एडोबी सॉफ्टवेयर है, आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर बना लें। टाइपिंग ट्यूटर का आप सॉफ्टवेयर ले लें, उससे आप टाइपिंग सीखते हैं, तो उसका एक फ़ायदा है। मगर बिटकॉइन कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, एक प्रोटोकॉल है कि ये करेंसी कैसे काम करेगी। तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी बताते खुद कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, और ना इससे कोई ज़ाती इंतफा हासिल किया जा सकता है, ना ये दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम्स या एप्लीकेशन की तरह होता है। और ये सारी बातें मैं अर्ज कर चुका हूँ। ये MIT की वेबसाइट पे आप चले जाएं, MIT डिजिटल करेंसी इनिशिएटिव। वहाँ पे आपको जो बिटकॉइन कोर डेवलपमेंट टीम है, जो बिटकॉइन के सॉफ्टवेयर को चला रही है, उसके नाम भी मिल जाएंगे उन बंदों की। आप सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं कि उन्होंने कितना कितना इस प्रोजेक्ट के अंदर कंट्रीब्यूट किया। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, आप इस कोड को खुद डाउनलोड कर सकते हैं, बिटकॉइन को। और डाउनलोड करने के बाद अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो आप अपनी नई क्रिप्टो करेंसी खुद बना सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कंप्यूटर साइंस के अंदर, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के अंदर, कि जब हम ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो कोई बंदा उस कोड को डाउनलोड करके उसको इस्तेमाल कर सकता है, लाइसेंस होता है उसका। तो इसी वजह से हमारे पास 17,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि ये ओपन सोर्स कोड है। अच्छा, अब ये एक अहम नुक्ता है। अभी हमारे पास मेरे पास मेरे ख्याल से 25 मिनट और हैं इंशाल्लाह, तो मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ इंशाल्लाह जल्दी। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग का अमल क्यों अहम है? क्योंकि इससे नई क्रिप्टो करेंसी वजूद में आती है। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग का अमल ये है कि जिसके अंदर हम कोई भी ट्रांजैक्शन होती है ना, उसकी हम तौसीक करते हैं। यानी सबसे पहले माइनर क्या करेगा कि ट्रांजैक्शन को इकट्ठी करेगा, ब्लॉक बनाएगा, फिर एक रियाजी के एक हल को सॉल्व करेगा। अगर वो कामयाब हो गया तो उसके बदले में उसको मुआवजा मिलेगा, जो कि क्रिप्टो करेंसी की शक्ल में होगा। तो इस तरीके से जो है क्रिप्टो करेंसी के जो कॉइन्स हैं वो तख्लीक में आते हैं, यानी उनको लिखा जाता है। जो माइनिंग में जो आपको मुआवजा मिलता है वो दो तरह का होता है।
एक ब्लॉक रिवॉर्ड होता है, यानी माइनिंग में जो कामयाब होगा उसको उसका रिवॉर्ड दिया जाएगा, और एक ट्रांजैक्शन फीस होती है, यानी जितनी ट्रांजैक्शंस आपने इकट्ठी की हर ट्रांजैक्शन की एक फीस आप लेंगे, तो उसका, इन दो चीज़ों का मजमूए को माइनिंग रिवॉर्ड कहते हैं। माइनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। आप ये अंदाज़ा कर लें कि अगर कोई एक बंदा इस वक्त माइनिंग करता है तो उसको 6.25 बिटकॉइन मिलते हैं, यानी अगर हम इंडियन रुपए की बात करें तो 50 लाख से ऊपर इंडियन रुपए उसको मिलेंगे। और वो कोई बंदा अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकता है, कंप्यूटर से भी कर सकता है, मगर कामयाब होने के चांसेस बहुत कम है। तो ये वो चीज़ है, ये देखें ना, 50 लाख इंडियन रुपी आपको मिल जाए मुफ्त में बैठे बैठे घर में, तो कौन नहीं चाहेगा। तो इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा जो है बिटकॉइन माइनिंग के अंदर हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं। फिर उसकी वजह से माइनिंग पूल्स भी वजूद में आ जाते हैं। माइनिंग पूल के अंदर बहुत सारे लोग अपने कंप्यूटर को लगाते हैं ताकि साथ मिलके, और फिर अगर वो साथ मिलके तमाम कंप्यूटर्स उस माइनिंग के अमल में कामयाब हो जाते हैं तो फिर मुआवजा आपस में बांट लेते हैं। जो क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग का अमल है वो बुनियादी तौर पे हैशिंग हैशिंग के अमल से यानी इन्हिसार करता है। जो हैशिंग है, हैशिंग बुनियादी तौर पे ये होता है कि एक हैश फंक्शन होता है, और इसका मकसद ये होता है कि आप इसको कोई इनपुट दें तो आपको एक फिक्स वैल्यू की आउटपुट देता है। यानी आप उसको एक लफ्ज़ दें, जैसे अस्सलाम वालेकुम आपने दे दिया तो भी आपको एक फ़िक्स वैल्यू देगा। आप उसको पूरी लाइब्रेरी दे दें तो भी आपको एक फ़िक्स वैल्यू देगा। ये हैशिंग फंक्शन होता है, कंप्यूटर के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं इसको। इसका मकसद ये होता है कि हम कंप्यूटर की जो फाइल की जो इंटेग्रिटी है, यानी सालमियत है कि उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, उसको चेक करना होता है बुनियादी तौर पर। इसको मैं मिसाल के ज़रिए से आपको समझा देता हूँ, आगे चल के मिसालें आएंगी। तो क्रिप्टोग्राफी हैशिंग का जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हम देखते हैं कि हमारी जो ब्लॉकचेन है इसके अंदर कोई तब्दीली तो नहीं हुई, और इसके लिए हम SHA-256 एल्गोरिथम, जिसकी आउटपुट 256 बिट होती है, वो इस्तेमाल करते हैं। और इसको अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है NSA, उसने बनाया है, वहाँ के साइंसदानों ने, NIST ने फिर इसका मैार बनाया है। तो ये जो अमेरिका के साइंसदान हैं उन्होंने ये एल्गोरिथम बनाया है। अच्छा, और भी हमारे बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, MD5 है, सिक्योर SHA-1 है, SHA-2 है, ब्लेक है, बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं। अच्छा, अब ये काम कैसे करता है मैं जल्दी से आपको अर्ज करूंगा। देखिए, अगर इनपुट दी, यानी अगर हमने इसको फॉक्स का एक वर्ड दिया और हमने इस पर हैश फंक्शन लगाया, तो हमें एक डाइजेस्ट वैल्यू, एक फिक्स वैल्यू मिलेगी 256 बिट की। ये आप इसकी डिजिट से ना घबराएं, ये हेक्साडेसिमल में है, तो हेक्साडेसिमल के अंदर ये वैल्यू हमें मिलेगी। अब अगर मैं ये मिसाल ले लेता हूँ, ये पूरा बॉक्स है, इसके अंदर मैंने पहले लिखा द रेड फॉक्स जम्प्स ओवर द ब्लू डॉग, फिर मैं हैश फंक्शन लगाऊंगा तो ये वैल्यू आएगी। अब अगर मैं सिर्फ ओवर की जगह वी की जगह यू चेंज कर दूं, तो मेरा पूरा हैश फंक्शन की जो आउटपुट है, डाइजेस्ट है, वो चेंज हो जाएगा। ई चेंज कर दूं, यानी हर नुक्ते की या हर लफ्ज़ की चेंजिंग से मेरा पूरा डाइजेस्ट या आउटपुट जो है वो चेंज हो रही है। तो अगर मेरे पास ये आउटपुट आ जाए तो मैं बता सकता हूँ कि भाई ये आउटपुट जो है ना, इस वाले जो असल वर्ड है उसकी नहीं है, क्योंकि ये डाइजेस्ट चेंज हुआ हुआ है। अगर कोई बंदा मुझे एक इनपुट दे दे, ये इनपुट दे दे और डाइजेस्ट वैल्यू दे दे, तो मैं दोनों को देख के ये बता सकता हूँ कि भाई मेरे असल डाटा के अंदर कोई तब्दीली हुई है कि नहीं हुई। तो इस कॉन्सेप्ट को कंप्यूटर साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग को, ताकि कंप्यूटर की सालमियत, जो उसके अंदर डाटा है उसकी सालमियत को, इंटीग्रिटी को चेक किया जा सके। जो बिटकॉइन है उसके अंदर हम कैचेक और 256 हैश फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक के आगे 77 जीरो, यानी इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसमें जो कॉम्बिनेशन है वो इतने ज़्यादा हैं, यानी एक आम बंदा उसको सॉल्व नहीं कर सकता। देखें, जैसे मिसाल के तौर पे हेलो का एक वर्ड है, तो इस पे जो हैश फंक्शन में हम लगाएंगे तो ये वैल्यू आएगी। ये एक हैश फंक्शन की आउटपुट वैल्यू है। जब हम हेलो उसको देंगे तो आउटपुट वैल्यू हमें ये आएगी। अगर मैं हेलो के आगे सिर्फ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दूं, तो ये जो वैल्यू है ये सरासर तब्दील हो जाएगी। अब अगर मेरे पास ये वैल्यू आती है, तो मैं इसको देखने के बाद ये कह सकता हूँ कि भाई हेलो अब बाकी नहीं रहा, हेलो में तब्दीली हो गई, क्योंकि हेलो का तो हैश फंक्शन हमेशा ये वैल्यू देगा, यानी पहली वाली। तो इस कॉन्सेप्ट की मदद से हम देखते हैं कि कोई भी फाइल के अंदर कोई नुक्ते की या किसी भी कोई तब्दीली तो नहीं की गई। अब ये जो वैल्यूज होती हैं, ये SHA-256 एल्गोरिथम जनरेट करता है।
और इसके अंदर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इतने ज़्यादा पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं जो कि ये कॉम्बिनेशन होते हैं जो कि ये करता है। और ये बिटकॉइन के अंदर, ब्लॉकचेन के अंदर हर जगह हम हैशिंग को इस्तेमाल करते हैं, ब्लॉक्स के अंदर, ट्रांजेक्शन्स के अंदर, मर्कल ट्री बनाने के अंदर। जो प्रूफ ऑफ कंसेंसस एल्गोरिथम है, माइनिंग के अंदर भी हम हैशिंग यूज़ करते हैं। माइनिंग के अंदर बुनियादी तौर पे हमें एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी होती है जो कि उसकी हमें वो वैल्यू दे दे। यानी मिसाल के तौर पे ये हमारे पास हेलो था, तो हमने ये लफ्ज़, ये जो डाइजेस्ट है, ये ढूंढना है जो कि हेलो की वैल्यू हमें दे दे। यानी अ, ऐसा डाइजेस्ट ढूंढना है। तो अब इसको मैं आपको समझा, इस मिसाल के ज़रिए से समझा देता हूँ, मज़ीद बात वाज़ेह हो जाएगी। इसमें ये है कि ये देखें, ये जो ऊपर आप देख सकते हैं, ये ब्लॉक के अंदर हैश वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये मर्कल, ये सारी हैश वैल्यूज़ हैं हेक्साडेसिमल के अंदर। तो ये बिटकॉइन नहीं है, ये क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम है, उससे जनरेटेड डाइजेस्ट वैल्यू है। और ये बिटकॉइन के अंदर हम ये ट्रांजेक्शन्स को आपस में जो लिंक करते हैं वो इसी हैश वैल्यूज़ की मदद से करते हैं। आखिर में मिसाल आएगी, मैं पहले माइनिंग का वो बता दूं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। माइनिंग के अंदर हमारे पास कंप्यूटर की बिजली बहुत ज़्यादा खर्च होती है। माइनिंग के अंदर ये एक कंप्यूटर जैसी डिवाइस है, जैसे सीपीयू होता है। ये तकरीबन 6,000 अमेरिकी डॉलर की मिलती है आजकल। आप उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर लें, यानी तकरीबन 10 लाख रुपए या 9 लाख इंडियन रुपीस के बराबर होगी। और इस तरह की मशीन अगर हम कंटेनर में रख दें, तो इस कंटेनर में तकरीबन जो है बहुत सारी 210 इस तरह की आंट माइनर की मशीनें हैं, कंप्यूटर हैं। और ये जो है तकरीबन 1,11,000 अमेरिकी डॉलर का मिलता है। और लोग इसको जो है ना माइनिंग के अमल में इस्तेमाल करते हैं ताकि नई बिटकॉइन जनरेट कर सकें। अब आप देखें कि बिटकॉइन के अंदर ये यूनिवर्सिटी, द कैम्ब्रिज सेंटर फॉर ऑल्टरनेटिव फाइनेंस, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज का इदारा है जो कि पूरी दुनिया में बिटकॉइन कितनी एनर्जी खर्च कर रहा है उसको कैलकुलेट करता है। तो अगर आप पूरे मुल्कों की एनर्जी देखें, पाकिस्तान की एनर्जी, साल भर की एनर्जी पूरे पाकिस्तान की जो है 103 टेरावाट आवर पर ईयर है। अर्जेंटीना की 121 है, मुत्तहदा अरब अमारात की 122 है, नीदरलैंड की 111 है। बिटकॉइन पूरी दुनिया में माइनिंग में जो एनर्जी खर्च कर रहा है वो 117 टेरावाट आवर, बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करता है। तो इस वजह से बिटकॉइन माइनिंग के अमल को जो है ना यूरोपीय ममालिक और दीगर ममालिक मना करते हैं। अच्छा, क्रिप्टोग्राफिक माइनिंग का मैं बता रहा था। तो माइनिंग के लिए समझने के लिए समझें कि हमारे पास एक तिजोरी है, और इस तिजोरी पे 3 नंबर वाला ताला लगा हुआ है, और हर नंबर 0, 1, 2 से लेकर 9 तक जा सकता है। तिजोरी है, तिजोरी पे 3 नंबर वाला ताला है, और हर नंबर 0 से लेकर 9 तक जा सकता है। अब अगर हमने इस ताले को खोलने के लिए 3 मखसूस नंबर जैसे 4, 6, 7 रखे हैं, तो कोई भी इस तिजोरी को नहीं खोल सकता जब तक कि वो इन नंबरों को ना लिख ले। 4, 6, 7 का कॉम्बिनेशन बनाएगा तो ही तिजोरी वो खुलेगी। तो इस नंबर को ढूंढने के लिए हमारे पास कितने मुमकिनात हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? तो 1,000 मुमकिनात हैं, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक 10 पॉसिबिलिटी हैं। यानी 10 रेज़ टू द पावर 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी 1,000 मुमकिनात हैं। अगर किसी को पहले से अंदाज़ा, पहला अंदाज़ा पहली मरतबा ट्राई करे, तो हो सकता है पहली मरतबा ही 4, 6, 7 को कॉम्बिनेशन डाले, ताला खुल जाए। दूसरा बंदा पहले डाले, कोई और नंबर डाले, कामयाब ना हो, फिर दूसरा नंबर डाले, इस तरह से करता रहेगा जब तक कि वो 4, 6, 7 के कॉम्बिनेशन में ना आए। जब वो सही कॉम्बिनेशन डालेगा तो फिर वो ताला खुलेगा, यानी 1,000 मुमकिनात हैं इसके अंदर। अब एक तरीका ये हो सकता है कि कोई शख्स अंदाज़ा लगाए कि ये नंबर हैं, तो शायद अंदाज़ा कामयाब हो जाए, शायद और ताला खुल जाए, वरना फिर वो दूसरा अंदाज़ा लगाएगा हत्ता कि वो इन नंबरों को ढूंढ निकाले। तो एक आम इंसान इन 1,000 कॉम्बिनेशंस को अगर ट्राई करेगा तो उसको कितना लगेगा? पहले वो 0, 0, 0 लिखेगा, नहीं खुला ताला, फिर 0, 0, 1 करेगा, नहीं खुला, 0, 0, 2 करेगा, इस तरह से चलते हुए वो उस कॉम्बिनेशन तक जाएगा। तो 1 घंटा या 2 घंटा उसको लगेंगे, मगर वो तिजोरी को खोल लेगा, क्योंकि तीन नंबर थे उसके अंदर। अगर ये हम कंप्यूटर से करें तो कंप्यूटर 1 सेकंड से भी कम अरसे में हमें ये करके दे देगा। मगर आप फर्ज करें कि अगर आपने तिजोरी के ऊपर जो ताला लगाया है उसमें 12 नंबर हैं, 12 कॉम्बिनेशन हैं, तो फिर उसको शायद, उस बंदे को वो कॉम्बिनेशन ढूंढने में कई महीने या साल भी लग सकते हैं। क्योंकि ये कोई ऐसा नामुमकिन काम तो नहीं है, मगर वो आप कॉम्बिनेशन बढ़ा दिया ना आपने, तो टाइम आपका लग रहा है। अगर आप कंप्यूटर से करेंगे तो हो सकता है 1, 2 घंटे में ये काम हो जाए। अब क्रिप्टो करेंसी माइनिंग की हकीकत ये है
कि उसमें आपको एक नंबर दे दिया और आपको वो नंबर ढूंढ के लेके आना है। और नंबर ढूंढने के लिए अगर आप खुद मैनुअली ढूंढेंगे अपने आम मोबाइल से, तो आपको सदियां लग सकती हैं ढूंढने में। तो इस वास्ते आप ये पावरफुल मशीनें लगाते हैं जिनमें पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं और उस नंबर को जल्दी से ढूंढते हैं। और जिसका कंप्यूटर सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, वो सबसे पहले जो है उस नंबर के कॉम्बिनेशन को ढूंढ निकालेगा और माइनिंग के अमल में कामयाब करार देगा। अब मसला ये है कि कंप्यूटर के जो माइक्रो प्रोसेसर हैं ये दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं। तो बिटकॉइन के एल्गोरिथम के अंदर ये कोडिंग की हुई है कि जैसे जैसे कंप्यूटर ताकतवर होते रहें, तुमने इस माइनिंग के अमल को मुश्किल तर बनाते चले जाना है। तो इस वास्ते जो है ना, एक उन्होंने थ्रेशोल्ड रखा हुआ है। इसको हम मिसाल से देख लेते हैं। ये तिजोरी मैंने बनाई है। अब मिसाल के तौर पर तिजोरी के अंदर 3 कॉम्बिनेशन है, 0 0 0, उससे ये तिजोरी खुलेगी। तो अगर हम 0 0 0 डाल दें तो तिजोरी का दरवाज़ा खुल जाएगा। अब अगर कॉम्बिनेशन है 0 0 1, तो जब हम सिफर सिफर सॉरी 0 0 1 डालेंगे तो ही जो है तिजोरी का दरवाज़ा खुलेगा। अब अगर इसको हम वैसे लिख लें, अगर तिजोरी पे 2 कॉम्बिनेशन वाला ताला है तो क्या कॉम्बिनेशन होंगे? 100 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 100 मुमकिनात हैं। 0 0 0 1, ये 100 मुमकिनात हो सकते हैं। इनको हम ट्राई करें। अगर कोई कयास करे तो कोई भी नंबर डाल दे, हो सकता है खुल जाए उसमें। मगर अगर सिस्टमेटिकली चलेगा तो 100 एहतमालात हैं। और अगर 1000 3 तालों वाला हो तो 1000 एहतमालात होंगे। और अगर 5 नंबर वाला ताला है तो एक इतने ज़्यादा एहतमालात होंगे। तो ये बुनियादी तौर पे माइनिंग के अमल के अंदर हमने वो नंबर ढूंढना है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के अंदर। और जो इस नंबर को ढूंढ लेगा वो जो है माइनिंग में कामयाब हो जाएगा। अब माइनिंग के अंदर उसूली तौर पे तो हर कोई शामिल हो सकता है बिटकॉइन के अंदर। मैं अपने मोबाइल फ़ोन से शामिल हो जाऊं और नंबर ढूंढना शुरू करूं, मगर खरबों अरबों खरबों एहतमालात में से एक एहतमाल है कि मैं उस माइनिंग के अमल में कामयाब हो जाऊं। तो लाखों लोग, हज़ारों लोग क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के अंदर अपने कंप्यूटर को लगाते हैं, अपनी एनर्जी लगाते हैं, मगर वो कामयाब नहीं होते। और फिर कोई एक बंदा जिसके पास बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होता है वो कामयाब होता है। और फिर अगर माइनिंग पूल आ जाए तो फिर वो आखिर में जाके वो लोग, उनके पास ज़्यादा पावर होती है। तो अगर मिसाल के तौर पे अगर तिजोरी के ऊपर 32 ताल वाला ताला है, तो तिजोरी को खोलने में कितने ज़्यादा एहतमाल होंगे और बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। और इमेजिन करें अगर उसके ऊपर यानी बिटकॉइन के अंदर तो इतनी ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो माइनिंग का अमल है बुनियादी तौर पे। तो ये जो हेक्साडेसिमल की वैल्यूज हैं, तो उसको देख के आम बंदा ये तासुर लेता है कि शायद ये कोई बहुत ही दकीक किस्म का मसला है, मुश्किल किस्म का मसला है। ये मुश्किल नहीं है। इसको थोड़ा सा बंदा समझ ले तो उसको पता चलता है कि यार ये तो सिर्फ एक नंबर ढूंढना है हमने, और नंबर कंप्यूटर की मदद से ढूंढना है। तो वो माइनिंग का अमल कहलाता है। अच्छा, मेरे ख्याल है मेरे पास टाइम बाकी नहीं रह गया, तो मैं जल्दी से इसको फिनिश करता हूँ। बिटकॉइन को कैसे हम मुंतकिल करते हैं। बिटकॉइन को मुंतकिल करने के लिए देखें, जैसे मैंने बताया कि ट्रांजैक्शन होती हैं। और ट्रांजैक्शन के लिए बुनियादी तौर पे आप सबसे पहले वॉलेट को इंस्टॉल करेंगे। और वॉलेट के बाद आप अपनी करेंसी, कोई भी अमेरिकी डॉलर या इंडियन रुपी की मदद से जो है आप ये बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लेंगे। और डिफरेंट एक्सचेंजेस मौजूद हैं। ये डिफरेंट किस्म के वॉलेट्स हैं जिनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, इनकी मदद से आप बिटकॉइन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे वॉलेट होता है। वॉलेट के अंदर ये तासुर दिया जाता है कि हम बिटकॉइन को स्टोर करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। बिटकॉइन कहीं मौजूद ही नहीं होते, स्टोर भी नहीं होते। असल में तो वॉलेट के अंदर आपकी प्राइवेट कीज स्टोर हो रही होती हैं, पब्लिक प्राइवेट कीज स्टोर हो रही होती हैं। ये ऐसा ही है जैसे कि मोबाइल ऐप अपने बैंक की इंस्टॉल की और उसका पासवर्ड आप अपने सॉफ्टवेयर में स्टोर कर लें। तो क्या पासवर्ड स्टोर करने से आपके रुपए स्टोर हो गए? हाँ, आप रुपए तक रसाई ले सकते हैं उन पासवर्ड से। तो इसी तरीके से वॉलेट के अंदर आपकी पब्लिक प्राइवेट की स्टोर होती है, और उसकी मदद से आप उस लेजर को एक्सेस करते हैं जो बिटकॉइन का आलमी लेजर है, इंटरनेट पे मौजूद है। और फिर आप किसी को वो खाते में ट्रांजेक्शन करके उसकी जो तब्दीली है वो करते हैं। अ, इसको मैं शिफ्ट आगे चल देता हूँ। ये अ, थोड़ा सा मुझे आप टाइम दें। अच्छा जी, ये आखिरी बात मैं मुकम्मल करता हूँ कि साइंसदानों और आलमी माशी माहिरीन की क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक जो राय है वो क्या है। देखें, यूरोप के जो इक्तिसादी और मालियाती उमूर की कमेटी है,
उसने यूरोपियन पार्लियामेंट में ये रिपोर्ट जमा कराई है कि डिजिटल करेंसी को हम बतौर आला मुबादला यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल नहीं कर सकते और नहीं किया जा रहा है। यानी उनके पास प्रॉपर डाटा है, ये हुकूमती सतह पर रिपोर्ट मौजूद है, आप यूरोपियन पार्लियामेंट की वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं। और बतौर कदर शुमार करने के भी हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये आलमी माशी माहिरीन है, क्रिप्टो करेंसी करेंसी के बुनियादी औसाफ पे पूरा नहीं उतरती। तो जब करेंसी के औसाफ पे पूरा ही नहीं उतरती तो कैसे हुकूमतें उसको बतौर करेंसी के तस्लीम कर लेंगी। दूसरी, ये मैंने कुछ रिसर्च पेपर्स हैं उनका हवाला दिया है, इनको आप जाके पढ़ सकते हैं। जो आर्मी माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन को बतौर करेंसी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा और ना ही किया जा सकता है। तकरीबन 2 से 5% लोगों ने बिटकॉइन को चीज़ों और अशिया की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया, जबकि 95% लोगों ने इसे बतौर इन्वेस्टमेंट के इस्तेमाल किया। यानी ये बिटकॉइन एज ए करेंसी के तौर पे आई थी, अब करेंसी के बजाय अब ये एज ए इन्वेस्टमेंट टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, लोग इसमें पैसा बनाते हैं। तो वो जो बुनियादी उसका जो मकसद था वो ख़त्म हो गया है। इसी तरीके से जो 27 यूरोपीय ममालिक हैं वो बाकायदा अपने जो आवाम हैं उनको वार्निंग जारी करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो असासे जो हैं ये इंतहाई रिस्की हैं और सट्टेबाजी यानी कयास आराई पर मबनी हैं, और आप इससे बचें, इसको इस पे इन्वेस्टमेंट ना करें। ये यूरोपियन सुपरवाइजरी अथॉरिटीज़ हैं, यूरोपियन बैंकिंग अथॉरिटी है, यूरोपियन मार्केट सिक्योरिटी एंड मार्केट अथॉरिटी है, ये सारी ऑफिशियल इनकी स्टेटमेंट्स हैं। और उसकी वजह यह है कि यूरोप में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, अपनी पूरी जमा पूंजी उन्होंने लगाई है और उनकी वो जमा पूंजी ज़ाया हो गई बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन की वजह से। इसी तरीके से ये एक मैंने रिसर्च पेपर शेयर किया है जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया है कि जो 3 क्रिप्टो करेंसियाँ हैं उनमें 51% जो दौलत है वो 100 से कम लोगों के पास मुर्तकिज़ है। ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। आप देख सकते हैं कि 1% से भी कम एड्रेसेस हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वेल्थ है। असल में जब क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की गई ना तो ये दावा किया गया, ये प्रोपेगेंडा किया गया कि भाई एक ऐसी करेंसी हम लेके आ रहे हैं जो कि आपको आईएमएफ से निजात दे देगी, वर्ल्ड बैंक से निजात दे देगी, अमेरिका से निजात दे देगी, हुकूमतों की गुलामी से आपको निकाल देगी। अब जब हम साइंटिफिकली जाके चेक करते हैं कि भाई अच्छा चलो चेक करते हैं कि भाई बिटकॉइन किसके पास कितने मौजूद हैं, तो पता चलता है ये पेरिटो डिस्ट्रीब्यूशन से भी बुरी है। पेरिटो डिस्ट्रीब्यूशन ये होती है कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर 20% लोग 80% लोगों की मीशत को कंट्रोल कर रहे होते हैं, पूरे मुल्क की मीशत को कंट्रोल कर रहे होते हैं। यहाँ पे 20% से भी बुरी यानी डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ की मुख्तलिफ जो है ना कॉइन्स के अंदर। इसी तरीके से जो बिटकॉइन के जो बड़े माइनिंग पूल्स हैं वो पूरे बिटकॉइन इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। आप ये खुद जाके भी चेक कर सकते हैं कौन कौन से माइनिंग पूल्स माइनिंग कर रहे हैं। और ये जो कहा जाता है कि बिटकॉइन को कोई कंट्रोल नहीं करता, कोई इसकी प्राइस को फ्लक्चुएट नहीं कर सकता, हुकूमत इस पर असरअंदाज नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। ये सेल्सियस नेटवर्क की मैंने मिसाल दी है, इसमें 17 लाख लोगों के अकाउंट्स जो है ना इस वेबसाइट ने मुंजमद कर दिए, उनके सारे पैसे डूब गए और ये लोग पैसे लेके जो है ना वो भाग गए हैं। अब अमेरिका के जो अदालतों में जो है ना बैंकरप्सी के और उसके सॉरी लिक्विडेशन के जो है ना मुकदमात चल रहे हैं और लोगों के पैसे ज़ाया हो गए। तो साइंसी तहकीक के मुताबिक बिटकॉइन हकीकी तौर पे डिसेंट्रलाइज करेंसी नहीं है, ये साइंसदानों की राय है। ये जो दावा किया जाता है सिर्फ ये सोशल मीडिया की हद तक है। तो आलमी माशी निज़ाम और हुकूमतों और इदारों की जो जारदारी ख़त्म करने का दावा किया गया है या किया जाता था, या ये कि बिटकॉइन की कीमत को कोई असरअंदाज नहीं करता या कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ये साइंसी तौर पर दुरुस्त नहीं है। माइनिंग पूल्स, वेब वॉलेट्स, प्रोटोकॉल मेंटेनेंस, कॉइन टेंडिंग एक्सचेंजेस, ये सारे वो लोग हैं जो कि इस पे कंट्रोल करते हैं, इस पे इनकी इजारादारी है। और ये दुनिया के पावरफुल लोग वो हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा सरमाया है। जहाँ तक क्रिप्टो करेंसी की कानूनी हैसियत की बात है तो देखें 2 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इसको एज अ लीगल टेंडर के तौर पे इख्तियार किया है, जिसमें एल सल्वाडोर है जो कि सेंट्रल अमेरिका का एक मुल्क है और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। मगर आप में से बात हो जाती है पहली मरतबा इन मुल्कों के नाम सुन रहे होंगे। यानी इन लोगों की मुल्कों की मीशत कोई इतनी बड़ी नहीं है। यानी हम अगर अमेरिका बिटकॉइन को इख्तियार कर ले, अमेरिकी डॉलर को ख़त्म कर ले, या बरतानिया बरतानवी पाउंड को ख़त्म करके बिटकॉइन को अपनी करेंसी बना ले, तो बात समझ में आती है। या यूरोप जो है 27 ममालिक यूरो को छोड़ के बिटकॉइन को इख्तियार कर लें, ये कभी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इन्हीं में से लोगों ने ये बिटकॉइन दी है। और लोगों यानी पूरे आलमी माशी निज़ाम को कंट्रोल करने के लिए जो है ये एक तरीक़ाकार है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम ने अपने एक बयान में इरशाद फरमाई है जो कि इंटरनेट पर भी मौजूद है, जिसमें वो कहते हैं कि ये एक साजिश है, आलमी साजिश लगती है जिसके तहत आलमी मुल्कों की मीशत को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। पहले हमें कागजी नोट पे लगा दिया,
पहले उसके पीछे सोना होता था, वो सोना भी ख़त्म कर दिया। अब उसके बाद इसको पूरी डिजिटलाइज कर रहे हैं, और फिर यानी यानी हमारे हाथ से सारी चीज़ें निकल जाएंगी। तो ये दो ममालिक हैं जिन्होंने इसको जो है एज अ लीगल टेंडर के तौर पे इख्तियार किया है। मगर इससे पहले, बिटकॉइन से पहले, एक इन मुल्कों की अपनी करेंसी नहीं थी। एक ने फ्रैंक को बतौर करेंसी इख्तियार किया हुआ था, दूसरे ने अमेरिकी डॉलर को इख्तियार किया हुआ था। तब उनको पैसे ज़्यादा मिले तो उन्होंने फ्रैंक को और अमेरिकी डॉलर को छोड़ के बिटकॉइन को एज लीगल टेंडर के तौर पर इख्तियार कर लिया। अच्छा, अमेरिकन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की वेबसाइट पे दुनिया भर में जो लीगल स्टेटस है क्रिप्टो करेंसी के, उसके मुतालिक पूरी डिटेल मौजूद है। और उसके अंदर बयान किया गया है कि जो है कितने ममालिक ने इस पर पाबंदी लगाई है और कितने ममालिक ने इस पर पाबंदी नहीं लगाई। तो क्रिप्टो करेंसी पर वादे पाबंदी लगाने वाले जो मुल्क हैं वो 9 मुल्क हैं, इन्होंने बाकायदा पाबंदी लगाई हुई है क्रिप्टो करेंसी पे। और जो छुपी हुई पाबंदी लगाने वाले ममालिक हैं वो 42 ममालिक हैं। छुपी हुई पाबंदी से मुराद ये है कि उसके अंदर आप कोई एक्सचेंज नहीं बना सकते, कोई लेन देन नहीं कर सकते। ये ममालिक हैं जो कि छुपी हुई पाबंदी उन्होंने लगाई हुई है। तो एक आखिरी बात वो ये कि क्रिप्टो करेंसी का मुतबादिल क्या है। जो मुतबादिल साइंसदानों ने दिया है वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। यानी अब हुकूमत खुद ही अपनी करेंसी को, नोट को डिजिटल कर दे तो वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहलाएगी। वो अलग है और क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अब आप हजरात को कोई भी सवाल हो तो ज़रूर इरशाद फरमाइए। अच्छा, इसके अलावा ये क्रिप्टो करेंसी और आम करेंसी में 26 के करीब फ़र्क हैं। तो ये फ़र्क आप मेरे जो है ना मजमून में जाके पढ़ सकते हैं। अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर इरशाद फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ आ रही है बशीर साहब? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आवाज़ आ रही है। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। माशाल्लाह आपने बहुत कीमती और इल्मी मुहाज़रा पेश फरमाया, और उसकी जो टेक्निकलिटीज़ थी उसको आपने हमारे सामने पेश किया। हम यकीनन इन चीज़ों से इस गहराई के साथ वाक़फ़ियत नहीं रखते थे। तो मैं उसके लिए दारुल उलूम वक़्फ़ देवबंद की जानिब से और तमाम असातिज़ा की जानिब से, तलबा की तरफ से आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। आपने अपने कीमती औक़ात में वक़्त निकाला। अल्लाह ताला आपकी मसाई को कबूल फ़रमाए और दायरे में इसका बेहतरीन बदला अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इस वक़्त हमारे साथ यहाँ पर हमने दारुल इफ्ता के जो तलबा थे तख़स्सुस फ़िल इफ्ता के, उनको वो आपके मुख़ातब थे, और साथ में हमारे इफ्ता से मुताल्लिक़ जो असातिज़ा थे वो भी मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह अभी कुछ तलबा को मैं दे रहा हूँ जो सवालात करेंगे, और अगर कुछ असातिज़ा के को भी कुछ सवाल करेंगे वो इंशाअल्लाह, वो मैं फिर उनके पे फिर मोबाइल देता हूँ इंशाअल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम जी, वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद शम्स कमर है, दारुल इफ्ता से मुताल्लिक़ हूँ। मेरा सवाल ये है कि अभी हमने देखा था कि हिंदुस्तान में सरकार ने नोटबंदी कर दी थी, तो उस मौके से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। तो और ज़र की तारीफ़ जब की जाती है तो उसमें ये होता है कि लोगों के उर्फ़ में जो चीज़ें राइज हो जाती हैं, तो उसको भी ज़र की हैसियत इख्तियार करने में कोई नुकसान नहीं है। तो इस हैसियत से अगर इस तारीफ़ में उसको लेकर के देखें, और 2008 में जो नोटबंदी की वजह से 2018 में लोगों को परेशानी हुई थी, तो उस परेशानी को मद्देनज़र रख कर के अगर इसको राइज करा दिया जाए तो कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आलमी लेवल पर मुसलमान अगर इस तरह से चीज़ों को हराम और हलाल के दायरे में रख कर के बहुत इंतज़ार करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ों में नुकसान हो सकता है। हो सके जैसे हमारे बहुत सारी चीज़ों में देखा हमने कि पहले नाजायज़ है, बाद में जब उन चीज़ों को ठीक कर दिया गया तो फिर हम जायज़ कहते हैं। तो कहीं न कहीं इसमें नुकसानात को ख़त्म करके और अच्छी चीज़ों को सामने ला कर के हम उसमें अपने वजूहात कर सकते हैं, तो मुसलमान फिर शायद ताख़ीर ना करें इस चीज़ में। जी, जज़ाकल्लाह खैर। देखें, सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि ये जो उर्फ़ की बात आपने की, ज़र से मुतालिक बात की, ये तो हज़रात मुफ्तियान इकराम ही इसकी बेहतर तशरीह कर सकते हैं कि क्या चीज़ माल होगा, क्या चीज़ माल नहीं होगी। मैं तो कंप्यूटर साइंसदान हूँ, आपको कंप्यूटर साइंस से मुतालिक इंफॉर्मेशन दूंगा।
जो मैंने हजरत मुफ्तियान इकराम से सुना है वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। ये मुफ्तियान इकराम की ही बात है। वो ये है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में फ़ैसला करते हैं तो आप सिर्फ उर्फ पे मदार नहीं रख रहे होते। आप उसमें चेक करते हैं कि भाई उसमें नस के क्या हुक्म हैं, नस में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और शरीयत की कोई चीज़ मुतसादिम तो नहीं है। उन चीज़ों को देखते हुए फिर आप फैसला फरमा रहे होते हैं। साली उर्फ पे आपकी तमाम हुक्म का मदार नहीं हो रहा होता। यानी मिसाल के तौर पर उर्फ में तो शराब भी यूरोपियन ममालिक में राइज है, तो आप नसूस में जो अहकामात मौजूद हैं उसको जाके चेक करेंगे कि शराब से मुतल्लिक क्या हुक्म है। अगर वो हुक्म मुतसादिम है तो आप उस उर्फ को तस्लीम नहीं करेंगे। इसी तरीके से सद्द ज़राया हो गया या उमूम बलवा हो गया, ये तमाम अहकामात के अपने दायरा कार है जो कि हज़रत मुफ्तियान इकराम ने बयान किया हुआ है। तो जब हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो हम जाके ये डायरेक्ट हम उर्फ पे नहीं आ जाएंगे कि हम उर्फ में जाके चेक करें कि भाई ये तो राइज हो गई तो अब इसको हम राइज समझ लें, बल्कि हम चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या शरीयत के मुखालिफ कोई चीज़ इसके अंदर मौजूद है कि नहीं है। अगर वो मौजूद होगी और शरीयत में उसके अहकामात वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं तो फिर हज़रत मुफ्तियान इकराम उसके मुताबिक उसकी तदबीक करेंगे, उसके मुताबिक उसका हुक्म बताएंगे। अब जो बड़े बड़े जय्यद मुफ्तियान इकराम हैं, दारुल इफ्ता हैं, उन्होंने इसकी माहियत को समझने के बाद इसके बारे में ये कहा हुआ है कि ये एक फ़र्ज़ी नंबरों का इंदराज है। एक मसनूई की तौर पे कीमत पैदा की गई है, तो इस मसनूई इसमें कीमत कबूल करने की सलाहियत ही नहीं है। ये तो हज़रत मुफ्तियान इकराम ये इरशाद फरमाते हैं। तो अब एक चीज़ के अंदर कीमत कबूल करने की सलाहियत ही नहीं है, उसकी उससे कोई ज़ाती इंतफा ही नहीं हो सकता। फिर उसके अंदर गरर है, अनसर्टिनिटी है, उसके अंदर और भी कई मज़ीद शरई तौर पे महजूर हैं जो हज़रत मुफ्तियान इकराम ने, जैसे मैंने माइनिंग के अमल में बताया कि आपका जो अकूद का निफाज है वो दूसरों पे मुतय्यन है, तो फ़िक़हुल बुयू के अंदर इसके वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हज़रत मुफ्तियान इकराम इससे मना फरमाते हैं और बड़े बड़े दारुल इफ्ता इस पर बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं। उसमें दारुल उलूम कराची भी है, हज़रत शेखुल इस्लाम हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तकी इस्माइल साहब दामद बरकातुहू का भी वाज़ेह मौक़िफ़ है, दारुल उलूम देवबंद का भी वाज़ेह मौक़िफ़ है, दीगर बरसग़ीर पाक व हिंद के उलमा इकराम का वाज़ेह मौक़िफ़ है। और जिन हज़रात को इस उर्फ़ पे और इस पे शुबा है तो ग़ालिबन उन तक सही मुकम्मल साइंसी मालूमात पहुँची नहीं है, क्योंकि वो ख़ुद तो साइंटिफिक एक्सपर्ट है नहीं। तो वो जो इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे मवाद मौजूद है उसकी बुनियाद पे वो फ़ैसला कर रहे होते हैं। तो इस वास्ते उनका ये फ़ैसला यानी साइंसी तौर पे उसमें कमी है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, हमने साइंटिफिकली ये प्रूफ कर दिया कि भाई ये अगर इंडिया की हुकूमत ने कागजी नोट पे पाबंदी लगा दी या उसको रोक लिया तो उसके क्या नुकसानात हैं। मगर ये जो करेंसी है, इस करेंसी आप अगर हुकूमत इंडिया उसको रोकती है तो आप जाके हुकूमत इंडिया से दरवाज़ा तो खटखटा सकते हैं। यहाँ पे तो किसके पास आप जाएंगे, कोई इसको ऑन ही नहीं करता। और फिर इसको चलाने वाले बहुत कम लोग हैं जो कि पूरे आलमी माशी निज़ाम को कंट्रोल करना चाहते हैं, वही सरमाया दार लोग हैं वो। तो इस वास्ते अगर आप साइंसदानों की बात माने, यूरोपियन ममालिक की बात माने, वो लोग भी इसको करेंसी तस्लीम नहीं करते। यानी इकोनॉमिस्ट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट इसको करेंसी ही नहीं मानते। करेंसी की सिफात होती है ना, यानी मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसने अपनी दुकान पे बिटकॉइन से वो गाड़ी बेच रहा है, गाड़ी की कीमत बिटकॉइन के अंदर रखी है। सुबह एक कीमत होगी और शाम में वो कीमत मुख्तलिफ तब्दील हो जाएगी। तो वो कैसे बिटकॉइन के अंदर अपनी कीमत का तयन कर सकता है। स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो किसी भी चीज़ के अंदर ये बिटकॉइन फुलफिल नहीं कर रहा करेंसी के फीचर्स के अंदर। ये साइंटिफिकली साइंटिस्ट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं। तो इस वास्ते जो है पूरी दुनिया के ममालिक और यूरोपियन ममालिक खास तौर पे इसको एज ए करेंसी तस्लीम नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मेरा रहमतुल्लाहि नाम वबरकातुहू। अमानत अली कासमी है और मैं यहाँ दारुल इफ्ता में भी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। आपको मैं बहुत दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत ही दिलचस्प मालूमाती आपका ये मुहाज़रा था और हम लोगों ने भरपूर इस्तिफ़ादा किया। और मैंने आपका वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो मज़मून निदाए दारुल में छपा है वो भी मैंने पढ़ा है और उससे भी इस्तिफ़ादा किया। तकरीबन 3 साल 4 साल पहले क्रिप्टो करेंसी के ताल्लुक़ से हमारे पास इस्तिफ़्ता आया था और उस वक़्त हमने इस मौज़ू पर मुताला करके एक फ़तवा लिखा था। तो आज के आपके मुहाज़रे की रोशनी में बात बहरहाल बहुत क्लियर हुई और ये हुआ कि मौजूदा दौर में बहरहाल क्रिप्टो करेंसी ये करेंसी नहीं है,
और ये शरई तौर पर भी करेंसी के उसूल पर ये मुंतबिक नहीं होती है। एक सवाल हमारे जहन में ये है, और हमने अपने इस्तिफ्ता में भी लिखा था कि करेंसी के जो पिछला बैकग्राउंड है, जिसके अंदर सोना ये वो चीज़ें थी, आज के मौजूदा ज़माने में वो चीज़ें ख़त्म हो गई है। तकरीबन हम देखते हैं कि डिजिटल करेंसी, और हिंदुस्तान के अंदर तो बहुत ज़्यादा अब वो नंबर पे ही करेंसी रह गई है, और हमारा पैसा क्या है वो हमको नंबर पे ही मालूम होता है। अगरचे ये है कि उसके पीछे हम चाहें तो कैश में एटीएम के ज़रिए से पैसे वसूल कर सकते हैं। तो करेंसी के लिए बुनियादी तौर पे दो चीज़ों को ज़रूरी करार दिया गया था शरई तौर पे। एक तो ये कि अवामी मकबूलियत हो, यानी कि अवाम उससे लेन देन करती हो और आम आदमी उसको बिला रोक टोक के उसको लेना चाहे और लेने पर कोई उसको एतराज़ ना हो। और दूसरा ये है कि हुकूमती सपोर्ट उसको हो कानूनी तौर पे। जैसा कि आपने भी कहा कि अगर अभी किसी का क्रिप्टो करेंसी डूबता है तो वो किसी बैंक में नहीं जा सकता है, किसी अदालत में नहीं जा सकता है। ये एक सवाल ये है कि क्या, जैसे कि अभी आपने दो ममालिक का तस्करा किया कि इन्होंने कानूनी हैसियत इनको दी है, और ये भी आपने तो कहा कि ये लोग जो हैं काफ़ी पैसे वाले हैं, असर रसूख वाले हैं। अगर ऐसा हो जाए कि इस वक्त ये लोग अपने करेंसी को हुकूमती इस पर लेकर आएँ, और जो यूरोप के जो बड़े ममालिक हैं उनसे इनको ये कानूनी तौर पर मंजूर करा लें, और ये हो जाए कि हुकूमत ही इसको चलाए और साइड में इनको जो है इसका अपना एक बेनिफिट इनको मिलता रहे, और अपने असर रसूख की बुनियाद पर ये हुकूमत इसको मंजूरी दे दे। मैंने ये भी सुना कि बाज़ मुल्कों में जो है क्रिप्टो का एटीएम भी खुल गया है, जहाँ पे एटीएम से भी आप पैसे कैश कर सकते हैं। ये मैंने कहीं पढ़ा था, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा सदाकत का इल्म नहीं है। तो ये एक सवाल है कि क्या अगर ऐसा हो जाता है फ्यूचर में चल करके, जितनी तेज़ी के साथ क्रिप्टो करेंसी ने तरक्की की है और एक अवामी मकबूलियत और पकड़ और अपना एक रिवाज पाया है, तो अगर यूरोपियन कंट्रीज़ इसको कबूलियत दे दे और कानूनी हैसियत की तस्लीम कर ले, और इसके ज़रिए से अवामी तौर पर ख़रीदो-फ़रोख्त शुरू हो जाए, तो क्या फिर भी इसके शरई तौर पर करेंसी कबूल करने में कोई दिक्कत है? जी, जज़ाकल्लाह खैर आपके सवाल का। आप इसमें कुछ पहलू हैं, मैं उस पर रोशनी डाल देता हूँ। आपने इरशाद फरमाया कि क्रिप्टो करेंसी के एटीएम खुल गए हैं, तो बिल्कुल मैंने भी बास प्रोपेगेंडा करने वालों की जानिब से प्रोपेगेंडा देखा था। वो ये कह रहे हैं कि देखो भाई, फला मुल्कों के अंदर एटीएम के क्रिप्टो करेंसी के बिटकॉइन के एटीएम खुले में, आप जाके वहाँ से बिटकॉइन निकाल लें। उसमें इत्तेफाकन आयरलैंड का नाम भी शामिल था, और उसमें आयरलैंड के नक्शे के ऊपर 3-4 एटीएम्स लगे हुए थे। तो और ये लोग दावा कर रहे थे कि भाई आयरलैंड के अंदर जो है ना, आप बिटकॉइन के एटीएम से जाके बिटकॉइन निकाल लें, यानी नॉर्मल करेंसी निकाल लें, उसके अगेंस्ट यूके का भी जिक्र था। अब अगर कोई बंदा यहाँ पे रहता हो और उसको इल्म हो, तो यहाँ पे तो पाबंदी है। यानी यूके के अंदर आप जाके सिर्फ सर्च करके देख लीजिए, उन्होंने बाकायदा ऐसे लोगों को पकड़ा है, बैन किया है। आयरलैंड के अंदर अलाउ ही नहीं है। तो ये तो एक सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया है, तो हमें उस प्रोपेगेंडे से बचना चाहिए ताकि हमारे पास हकीकत सामने आ जाए। तो एक तो ये एटीएम के तनाजुर में बात है। दूसरी बात यह है कि देखें, मैंने हज़रात मुफ्तियान इकराम से ही सुना, हमारे हज़रात मुफ्तियान इकराम अकाबिर ये इरशाद फरमाते हैं, जब हज़रात मुफ्तियान इकराम किसी मसले के बारे में राय देते हैं तो उसकी हकीकत पे राय देते हैं, उसकी मौजूदा सूरत पे हुक्म लगाते हैं, ना कि मफरूज़ात पे कहते हैं, ना कि एहतमालात पे कोई हुक्म लगाते हैं। यानी अभी अगर कोई क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक हुक्म आ रहा है, तो अभी जो उसकी हकीकत होगी, जो हाल होगा, उस पर हज़रात मुफ्तियान इकराम उसका फ़ैसला फरमाएंगे, ना कि 50 साल बाद आने वाली जो कोई मफरूज़ी वाली चीज़ होगी उस पर फ़ैसला फरमाएंगे। तो हाल पे आप हज़रात फ़ैसला फरमाते हैं। अब आपके मेन सवाल की तरफ आता हूँ मैं। आपने इरशाद फरमाया कि अगर मुस्तकबिल में ऐसा कुछ हो जाए, तो देखें पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं, उसमें जो माशी माहिरीन हैं, उनका क्लियर कंसेंसस है कि ये करेंसी के सिफात पे पूरा ही नहीं उतरती। यानी उन्होंने डाटा के ज़रिए से साबित किया है। या तो देखें ना, डाटा में ऐसा हो रहा होता, साइंटिफिक डाटा ये शो कर रहा होता कि भाई 95% लोग जो है ना, बिटकॉइन को इस्तेमाल करते हुए कोई सर्विसेज ले रहे हैं, कोई प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, 5% से भी कम है। 95% लोग बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को एज ए इन्वेस्टमेंट टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर साइंसदानों ने, इकोनॉमिस्ट ने तहकीक की है
कि ये एज अ इन्वेस्टमेंट टूल के तौर पे क्या ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल होगा। तो उन्होंने साबित किया है साइंटिफिकली कि ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर आप गोल्ड खरीदते हैं, कोई दूसरी कमोडिटी खरीदते हैं, कोई शेयर्स खरीदते हैं, तो उसके अंदर जो फ्लक्चुएशंस हैं वो फिर भी कुछ हद तक स्टेबल हैं। मगर यहाँ पे तो ये इतनी बुरी है कि जो यूरोप के जो एक्सपर्ट्स हैं और अमेरिका और बरतानिया और दीगर ममालिक के, वो कहते हैं कि इसको ये तो गैम्बलिंग से भी बुरी है। ये उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है। और कभी भी कोई हुकूमतें इसको एज अ करेंसी के तौर पे तस्लीम नहीं करेंगी। और ये उनकी ऑफिशियल रिपोर्ट्स में लिखा है, पार्लियामेंट में जो बहस हुई है उसकी रिपोर्ट में लिखा है। उसकी वजह यह है कि कोई हुकूमत अपना कंट्रोल कैसे किसी को फराहम कर सकती है, ऐसी करेंसी को जिसका कोई पता ही नहीं है। तो यानी मिसाल के तौर पे इंडिया अपनी पूरी इकोनॉमी को कैसे बिटकॉइन के हवाले कर सकती है, जो कि बाहर कहीं जिसका कोई असर ही कुछ नहीं है, तो पूरी इकोनॉमी को डूब देगा। तो हुकूमतें कभी भी नहीं चाहेंगी कि उनके अगेंस्ट कोई निज़ाम आए। तो ये तो एक बुनियादी चीज़ होगी, ये इसका फ्यूचर है। और ये इसका फ्यूचर को प्रिडिक्ट जो है ये इकोनॉमिस्ट करते हैं। उनकी राय मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, हुकूमत ने इसका मुतबादिल ढूंढा है, वो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। यानी अगर आप ये कहते हैं कि भाई सारा काम डिजिटलाइज हो गया है, तो ये मैंने स्लाइड अभी शेयर की हुई है जिसमें जो है हम ये कहते हैं कि हमारा कागजी करेंसी का इस्तेमाल बहुत कम है। तो ठीक है, हम डिजिटल इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर आप जाके उसको कैश करवा सकते हैं। और ये बुनियादी तौर पे इसको फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम कहते हैं। होता उसके अंदर भी यही है कि हम डिजिटल तौर पे सब कुछ कर रहे हैं, मगर आप उसको निकलवा सकते हैं। तो हमें बिल्कुल डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल अलग है, और हुकूमत जो करेंसी अगर डिजिटल जारी करती है वो एक अलग चीज़ होगी। तो उसको हम इसके साथ मखलूत ना करें। यानी हुकूमत अगर 100% कागजी नोट को ख़त्म कर देती है और डिजिटल चलाती है, तो हुकूमत उसके पीछे होगी, हुकूमत इसकी जिम्मेदारी लेगी। और फिर उसका क्या हुक्म होगा वो तो हजरात मुफ्तियान इकराम ही बताएंगे। क्योंकि देखें, पहले तो हमें कागजी करेंसी के पीछे सोना होता था, कोई असासा होता था, वो होता था, फिर उसको भी ख़त्म कर दिया गया। तो अब यहाँ पे तो ये चीज़ अभी शुरुआत हो रही है। तो इस वक्त इसकी नौइयत जो है वो मुस्तकबिल में क्या हो सकती है, वो जो है उसका फैसला तो हज़रत मुफ्तियान इकराम ही करेंगे। मगर मैंने आपको इकोनॉमिस्ट की और साइंटिफिक एक्सपर्ट्स की राय बता दी कि वो क्या है। जी डॉक्टर साहब, ये माशाल्लाह सब चीज़ें इसमें गुफ्तगू में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि राय तो तकरीबन यही थी जो आपने फरमाई, लेकिन इसकी ये बेसुबाती का इल्म आपकी इस गुफ्तगू से मज़ीद मुनक्का हो गया, तो मज़ीद शर सद्र भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आखिर में फिर आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे दरमियान शोबे इफ्ता के ज़िम्मेदार हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद एहसान साहब हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो कुछ मिनट गुफ्तगू फरमा कर दुआ फरमा के मजलिस का अख्ताम फरमाएं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जज़ाकुमुल्लाहु वरहमतुल्लाहि अहसनल जज़ा। हमारे दारुल उलूम वक़्फ़ देवबंद के नायब मोहतमिम और उस्ताद हदीस और ये हुज्जतुल इस्लाम अकेडमी जो जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, इसके डायरेक्टर और खानवादे कासमी से तसलसल के साथ एक निस्बत हमें मैसर आई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौलाना डॉक्टर मोहम्मद शकीब कासमी साहब को जज़ाए खैर दे। तलबा के दरमियान हमारे मदारिस इस्लामिया में उमूमी तौर पर ये सूरत हाल नहीं है कि जगह जगह से अहम अफराद का इंतखाब किया जाए और उनके मुहाजरात इनके सामने तलबा के सामने पेश कराए जाएं, तफसीलात इनके सामने आए। मदारिस के अंदर जो इस्तिलाहात है सब कुछ कुरान और हदीस के अंदर सब कुछ मवाद मौजूद है, लेकिन मौजूदा इस्तिलाहात में उसको पेश करने की सलाहियत आप हजरात से मिलकर और तबादले ख्याल के बाद ही पैदा हो सकती है, उसके बगैर बहरहाल नहीं होती। ये जो हम आहंगी है इसके लिए हम इनके भी नायब मोहतमिम साहब के अपने बहुत मशकूर हैं। अपनी तरफ से भी असातिज़ा हम काफ़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, आप जिनसे मुखातब थे और तलबा अजीज़ की तरफ से भी जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। एक बात मेरे ज़हन में ये आ रही थी कि बुनियादी तौर पर हमारे यहाँ जो करेंसी कहलाती थी, वो सोना और चांदी होती थी।
और वही समन असल जो है जर्रे मुबादला वही था। उसके बाद सूरत हाल तब्दील होती चली गई। नोट आया या सिक्के आए, किसी भी मेटल से तैयार होकर आए, कागज से तैयार होकर आए, वो उसकी रसीद के तौर पर काम करते रहे, लेकिन उसकी बैक में सोना या चांदी ही रहा। अब जो औसाफ हैं खुसूसियत के साथ आलमी तौर पर, उन औसाफ में सोने चांदी से अलग हटकर कौन कौन सी चीजें शामिल की गई हैं? जी, उसमें देखें जैसे ये बिजली है या गैस है, ये आयान में से शुमार होती है, यानी कीमती। पहले ये इसका तबादला नहीं होता था, तो ये हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहूम ने इसकी वाज़ेह मिसाल दी है। मगर उसको क्रिप्टो करेंसी पे महमूल नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो एक फ़िज़िकल फिनोमेना है, वो मादी तौर पे मौजूद है। जबकि ये जो क्रिप्टो करेंसी है, ये तो एक फ़र्ज़ी नंबर है। जहन में एक बैठे बैठे ख्याल आया, उसको दर्ज कर लिया और फिर उसकी बे शुरू हो गई और उस पर सट्टाबाजी हो गई, पूरा निज़ाम बना दिया गया। तो ये कैसे जुआ, सट्टेबाजी, और ये यानी एक ऐसी चीज़ जो कि हकीकी तौर पे मौजूद नहीं है, डिजिटल तौर पे भी मौजूद नहीं है। यानी मैं कंप्यूटर साइंसदान के तौर पे ये तस्दीक कर रहा हूँ, और सिर्फ अपनी तस्दीक नहीं कर रहा, साइंसदानों के हवालाजात मुहैया कर रहा हूँ। पूरी दुनिया के साइंसदान इसको इसी तरह से कहते हैं कि ये एक फ़र्जी नंबर है, और इस पर एक पूरी मीशत का ढांचा खड़ा किया गया है। तो इस्लाम तो एक पूरा निज़ाम मीशत देता है, जो कि बताता है कि बे के क्या अहकामात हैं और किस तरीके से गरर से बचना है। पूरी पूरी तफसीलात आप हजरात बेहतर जानते हैं। तो ये चीज़, यानी इसमें हम उन उसूलों को पहले देखेंगे। आप हजरात मुफ्तियान इकराम की ही बातों की रोशनी में मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, बजाय इसके कि हम इसको जो है ना उर्फ की तरफ पे जाएँ। तो ऐसी, यानी जो चीज़ें इन लोगों ने मशहूर कर दी हैं, उसमें तो फ़र्ज़ी तौर पे तस्वीरों को NFTs बना दिए हैं, बहुत सारी तस्वीरें जिनका कोई फ़ायदा ही नहीं है। जो ट्वीट्स हैं, उनको बेचना शुरू कर दिया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बेच के उससे वो पैसा कमा रहे हैं। असल मकसद तो उनका पैसा कमाना है, जबकि इस्लाम का निज़ाम तो यानी असल मईशत पे बात करता है ना, असल हकीकी मईशत पे, जिसमें मेहनत करनी पड़ती है, जिसके पीछे कुछ चीज़ हो। तो ये गैर हकीकी मईशत वाली चीज़ें हैं। तो ये बात मुझे वाज़ेह हो गई, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत बहुत वाज़ेह हो गई। इस्लामी मईशत जो है वो मफरूज़ात पर कायम नहीं है, वो हक़ाइक़ पर कायम है। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.